तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 11 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा डूजून अपने रूम में वापस आ जाता है। अपने रूम में वापस आने के बाद वो सोच रहा होता है कि मैंने वो क्रिस्टल कोरिया जनरल हंटर स्टोर वालों को बेच दिया है। पता नहीं उन्हें मेरे पर कहीं शक ना हो गया हो कि मैं इतना बड़ा हीरा वहाँ पर बेचने के लिए गया हूँ। यहीं पर बैकग्राउंड सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो हीरा बेचने के लिए वहाँ पर जाता है। पर जो रिसेप्शन वाली लड़की होती है वो हीरो के हीरे को इवैल्यूएट करने के बाद से कहती है कि इसके आपको 250 मिलियन वॉन मिलेंगे। पास से हमारा हीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ पर 250 मिलियन वॉन लेने के बाद घर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद वो कहता है कि वो हीरा था भी एक एवरेज साइज का हीरा, यानी कि मेरे पास बाकी के जो हीरे हैं वो इससे बड़े हैं, यानी कि क्रिस्टल है। तो वो अपने पास बड़े हुए बाकी क्रिस्टल्स को देखता है, यानी कि उसके पास टोटल 9 क्रिस्टल्स हैं, उनमें से एक उसने बेच दिया। अब उसके पास 8 और क्रिस्टल्स बचे हैं। डूजून कहता है कि मैं बाकी के सभी 8 को भी बेच दूं, लेकिन क्या मैं इनको वाकई में बेच सकता हूँ? अगर मैं एकदम से इनको बेचूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा और इस वजह से सोच सकता है कि बाकी सभी लोगों को मेरे ऊपर शक हो जाए कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, मेरे पास इतने क्रिस्टल्स कहाँ से आ रहे हैं। और वहीं पर बिस्तर के ऊपर लेट जाता है, कहता है ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो शाम के वक्त में डूजून वापस बाहर आकर बैठता है जहाँ पर यूनी उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारी साइड डिशेज भी बनाई हुई है, अगर तुम चाहो तो उनमें से कुछ ले सकते हो, या फिर अगर तुम्हें कुछ और चाहिए हो तो आप ही बताना। तुम्हारा डूजून अपने पास पेपर्स निकालता है और उसे कहता है ये लो, ये पेपर्स तुम्हारे हैं। तो वो ये देखने के बाद कहती है तुम्हें ये कहाँ से मिले? डूजून उसे कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? यूनी उसे कहती है कि मैंने इस बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ शामिल नहीं था। पहले तुम्हारे ऊपर बोझ बनी हुई हूँ, मैं तुमसे और ज्यादा पैसे बिल्कुल भी नहीं ले सकती। तुम्हारा डूजून उसे कहता है कि तुम्हें अब और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने कहा कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो फिर ठीक है, इसे कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर लेते हैं। और इसी के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो वाली शिक भी ऐड कर देता है कि आज के बाद से जितना भी खर्चा होगा तुम्हारे स्कूल का अकेडमी का फीस का जितना भी होगा वो सारे का सारा मैं दूंगा, यानी कि तुम्हारा फादर होने के नाते मैं देने वाला हूँ। उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप इसके ऊपर साइन कर दो। तो वो उसे कहती है लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे ऊपर पहले से बोझ हूं और ऊपर से तो मुझे पैसे भी दोगे। पता नहीं है कि अकेडमी की फीस कितनी ज्यादा है, 5 मिलियन वॉन सिर्फ ट्यूशन की फीस है और बाकी के सभी खर्चे मिलाकर तकरीबन 50 मिलियन वॉन बन जाएगी। डूजून उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे काफी ज्यादा भूख लगी है, इसे जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर दो और इसको खत्म करो। नहीं जो होती है वो हमारे डूजून की बात सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है, जबकि हमारा डूजून उसे कहता है लगता है कि तुम आज अपने डैड को भूखा ही रखने वाली हो। तो नहीं उसे कहती है नहीं नहीं डैड ऐसा नहीं है, फिर साथ ही वो रोना शुरू कर देती है। और इसी के साथ ही हमारा डूजून उसके लिए टिश्यू लेकर आता है और उसे कहता है चलो अपनी आंख से पूछो और जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ। तो नेक्स्ट सीन मंडे का दिखाया जाता है क्योंकि वीकेंड खत्म हो चुका है और डूजून जो है वो काम के लिए निकलने लगा है। जब वो काम के लिए निकल रहा था तैयार होकर बाहर जाने लगता है तो उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ। उसी वक्त यूनी भागती है उसके पास आती है, आकर उसकी टाई ठीक करती है, फिर साथ ही उसे कहती है चलो डैड जी तुम्हारा लंच है, दिन को कुछ खा लेना, मैं तुम्हारे लिए इसको पैक कर दिया है। तुम्हारा डूजून उसे कहता है हाँ ये वाकई में मेरे लिए तुमने पैक किया है, पहले तो कभी नहीं पैक किया। यूनी उसे कहती है कि डैड तुम बस इसको ले जाओ और तुम्हारा दिन अच्छा रहे। साथ ही मुस्कुराते हुए उसे गुड बाय बोलती है। तुम्हारा डूजून बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद सोच रहा होता है क्या 50 मिलियन वॉन की पावर ऐसी होती है, कल इसको पैसे दिए और देखो आज यहाँ पर कितने अच्छे से बिहेव कर रही है। नेक्स्ट सीन में ऑफिस का दिखाया जाता है। ऑफिस में युक्सु न्यूज देख रहा होता है, वो कहता है कि मैगी गिल्ड के लोग तो इस बार काफी ज्यादा अच्छा कार्य है क्योंकि मैगी गिल्ड के ये तीनों वही हंटर है जिनकी डूजून ने जान बचाई थी। और बाहर आने के बाद उन्हें बिल्कुल वैसे ही किया जैसा डूजून ने उन्हें बताया था कि तुम्हें सिर्फ अपने बारे में कहना है कि तुमने वहाँ पर बॉस मॉन्स्टर को मारा, डंजन को क्लियर किया है। डूजून जैसे वहाँ पर पहुंचता है तो युक्सु से सारी बात बताता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। तुम्हारा डूजून वहाँ पर हैरान होने का नाटक करता है और कहता है अच्छा तो ऐसा हुआ, मैंने इस बारे में नहीं सुना। डूजून उसे कहता है कि मुझे लगता है कि ए रैंक की ग्रेटर रिफ्ट को क्लियर करना 3 हंटर्स के बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। 3 ए रैंक के हंटर्स जो थे वो वहाँ पर जाकर बॉस मॉन्स्टर को कैसे मार सकते हैं, मुझे ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। मैंने सुना है कि वहाँ पर उनके साथ एक एफ रैंक का हंटर भी था और एक एफ रैंक का हंटर उनके साथ वहाँ पर क्या कर रहा था। एफ रैंक के हंटर को वहाँ पर होना भी नहीं चाहिए था, हो सकता है कि वो एफ रैंक का हंटर ना हो। मुझे तो इसमें भी यहाँ पर दाल में कुछ काला लग रहा है। वो जो डूजून की तरफ देखता है और उसे कहता है कि डूजून तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तुम्हारा डूजून वहाँ पर उसके पसीने छूट रहे होते हैं। वो कहता है हाँ मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है कि मैगाई गिल्ड के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उनके हंटर्स काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से उन्होंने बॉस मॉन्स्टर को मार दिया होगा। युक्सु से कहता है कि छोड़ो इन बातों को, क्या तुम्हें पता है कि आज के बाद से तुम्हें भी ग्रेटर रिफ्ट्स के बारे में जानना चाहिए क्योंकि ग्रेटर रिफ्ट्स में जाना पड़ेगा। पता है ना कि मिस चाइन जो है वो स्ट्रॉन्गर होती जा रही है, जितना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर होगी उतना ज्यादा ग्रेटर हायर लेवल की लिफ्ट्स में हम लोग जा पाएंगे। मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए तुम्हें किसी बी रैंक की डंजन के अंदर जाना चाहिए और वहां पर जाकर उसको एक्सप्लोर करना चाहिए क्योंकि मिस चाइन की नई कैपेबिलिटीज को भी चेक किया जा सकता है। और अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो हमारे पास इससे पहले कभी भी कोई बी रैंक का हंटर नहीं था, तो इसका मतलब यह है कि हमें नहीं पता कि बी रैंक की डंजन को क्लियर करने के लिए हमें अपने हंटर को किस तरह तैयार करना है। साथ ही वो अपने पास से कुछ नोट्स निकालकर हमारे डूजून के सामने करता है और कहता है कि ये लो इन नोट्स को रखो। तुम्हारा डूजून कहता है ये क्या है? फिर साथ ही वो उसे कहता है युक्सु से कहता है कि इसके अंदर एक नई डंजन के बारे में लिखा गया है जो कि बी रैंक की डंजन है। कल छुट्टी वाले दिन मैं डिस्ट्रिक्ट ग्योंगी प्रोविंस में गया था और वहाँ पर मुझे इस रिफ्ट के बारे में पता चला, तो मैंने रिफ्ट के बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे
निकाली है और तुम्हें दे रहा हूँ, तुम वहाँ पर मिस चाइन के साथ जा सकते हो, जाकर रिफ्ट की मैनेजमेंट कर सकते हो। यहाँ पर जो हंटर्स बाहर थे वो सभी लोग तो यही कह रहे थे कि इस रिफ्ट के अंदर भी ऑक्स हैं और ऑक्स मॉन्स्टर इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, बी रैंक के ऑक्स मॉन्स्टर का मुकाबला भी आसानी से किया जा सकता है। वैसे उस डंजन को ए लेवल दिया गया है, लेकिन हम इस चाइन क्योंकि सी रैंक तक पहुंच चुकी है, तो मुझे लगता है कि उन्हें वहाँ पर चले जाना चाहिए, वहाँ पर जाकर देखना चाहिए कि उस डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स कितने स्ट्रॉन्गर हैं। मुझे लगता है कि तुम दोनों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्या तुम वहाँ पर जाना चाहोगे? अगर तुम यहाँ पर ये कहोगे कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना, तो फिर मैं तुम्हें बता दूं कि ये हमारे बॉस के ऑर्डर है। बॉस ने कहा है कि तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा, अब उदास मत होना। तुम्हारा डूजन से कहता है कि मैं उदास क्यों होऊंगा, मैं तो इस बारे में काफी ज्यादा खुश हूँ, मैं वैसे भी वहाँ पर जाकर चाइन की कैपेबिलिटीज को देखना चाहता हूँ, फिर हमारे लिए ए रैंक की डंजन ठीक रहेगी। तो ठीक है, हम लोग निकल चलते हैं। डूजन वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि मिस चाइन भी भागती वहाँ पर पहुंच जाती है। मिस चाइन वहाँ पर पहुंचती है और कहती है कि सॉरी, मुझे माफ करना, मैं लेट हो गई हूँ। जबकि युस्को से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर सब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मतलब यह है कि तुम्हें तो यहाँ पर डेली आने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम ऐसा है कि जब तुम्हें कॉल करके बुलाया जाए तब तुम आ जाया करो, क्योंकि जब कभी डंजन के अंदर जाना हो तुम्हें तभी हम बुलाएंगे, इससे तुम्हें डेली यहाँ पर काम करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। तो उसी वक्त बॉस भी निकल आते हैं और उसे कहते हैं ये क्या युक्सो, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, ये हमारी गेस्ट है, तुम्हें इसके यहाँ पर वेलकम करना चाहिए, ना कि यहाँ पर तुम्हें इस तरह की बातें करनी चाहिए। इसका अपना ऑफिस है, जब ये चाहे तब यहाँ पर आ सकती है। युक्सो कहता है हाँ ठीक है बॉस, मैं समझ गया। फिर साथ ही वो मिस चाइन से कहता है मिस चाइन प्लीज वेलकम। चाइन भी इस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जबकि हमारा डूजन अपना कोट पहन लेता है और कहता है कि लगता है कि आज का दिन हमारा काफी ज्यादा बिजी होने वाला है। तो वो कहता है अब ऐसा क्यों? तुम्हारा डूजन से कहता है क्योंकि तुम्ही ने तो यहाँ पर मुझे ये फॉर्म्स दिए हैं, फॉर्म्स के मुताबिक उस डंजन में जाने वाला हूँ मैं और मिस चाइन, हम दोनों उस डंजन को जाकर एक्सप्लोर करेंगे। युक्सो से कहता है कि बॉस से पूछ लो, बॉस वहीं पर खड़े होते हैं। बॉस से कहते हैं क्यों नहीं, तुम दोनों जा सकते हो, जाओ जाकर उस डंजन को क्लियर कर दो। डूजन जैसी वहां जाने लगता है, बॉस आगे बढ़ता है और उसे कहता है जरा रुको। तुम्हारा डूजन भी हैरान हो जाता है कि बॉस यहाँ पर क्या कहने वाला है। वो अपने पास से कुछ नोट निकालता है और उसे देते हुए कहता है ये लो, ये कुछ पैसे हैं, तुम मिस चाइन को खरीदने में खाने के लिए कुछ ले देना। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में बेकरी का दिखाया जाता है, दोनों वहाँ पर से अपने लिए कुछ खाने को लेते हैं और वहाँ पर से खाना लेने के बाद मिस चाइन उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। डूजन से कहता है कि यहाँ पर शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा बोलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी वजह से यहाँ पर मुझे खाने को कुछ मिला है। हमारा रिफ्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है अब तुम्हें और ज्यादा बेनिफिट्स देने के बारे में सोच रहा है, इसी वजह से बॉस अपने पास से तुम्हें पैसे दे रहे हैं ताकि तुम्हारे रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके और तुम हमें छोड़कर ना जाओ। तो डूजन से कहता है क्या तुम अब रेडी हो, क्योंकि डंजन यहीं पर करीब ही है, चलो जल्दी से फिर चलते हैं। तो ये दोनों वहाँ से डंजन के करीब चल पड़ते हैं। तो गली के अंदर वो डंजन ओपन हुई होती है, जहाँ पर पहले से बाहर कुछ हंटर्स खड़े होते हैं। तो चाइन उन सभी हंटर्स को देखने के बाद काफी नर्वस हो जाती है और कहती है लगता है कि इस लिफ्ट के बारे में तो खबर फैल चुकी है, यहाँ पर बहुत सारे हंटर्स आ चुके हैं हंटर्स ब्यूरो की टीम से, और यहाँ तक कि बी रैंक के हंटर्स भी यहाँ पर आए हैं इस डंजन को क्लियर करने के लिए। हाँ, डूजन से कहता है कि वाकई में यहाँ पर बी रैंक के हंटर्स भी आए हैं। वो से कहती है हाँ यहाँ पर बी रैंक के हंटर्स भी हैं, क्योंकि ये ए रैंक की डंजन है तो बी रैंक के हंटर्स तो यहाँ पर जरूर आएंगे। डूजन से कहता है कि तुम्हें देखकर लगता है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हो। तो वो से कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मैं नर्वस इसलिए हो रही हूँ क्योंकि अंदर डंजन में जाने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद मैं मास्टर डूजन को बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। लास्ट टाइम भी एक ऑर्क मॉन्स्टर जो था वो मैनेजर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था, वो तो इनकी किस्मत अच्छी थी जो उस ऑर्क मॉन्स्टर से ये बच गए थे, लेकिन इस बार मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती। इसी वजह से वो काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 11 का एंड करेंगे और नेक्स्ट डंजन के अंदर का दिखाएंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो म्यूरियम डीमन के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारी चाइन काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, वो नर्वस हो रही होती है कि वो अंदर जाने के बाद मैनेजर डूजन को कैसे बचाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक ऑर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने वाला था। डूजन उसे कहता है कि मिस चाइन तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दिखने में कमजोर हूँ लेकिन मैं खुद अपना ख्याल रख सकता हूँ। वहाँ पर अंदर जाने के बाद मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं वहाँ पर बिल्कुल भी बुरी हालत में नहीं होने वाला, ठीक है, मॉन्स्टर से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। तो वो उसे कहती है मिस्टर ली ठीक है फिर हम लोग वहाँ पर अंदर जाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर वहाँ पर कोई डेंजरस सिचुएशन आती है मैं वहाँ पर मॉन्स्टर्स को रोक कर रखूंगी, जबकि आपको बाका डंजन से बाहर आना होगा। क्या आप ऐसा करने को तैयार है? तुम्हारा डूजन से कहता है ठीक है ऐसा हो जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि हमारे लिए वो वक्त नहीं आएगा, क्योंकि हमें भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हारे स्किल्स पहले से बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं, इसी वजह से तुम वहाँ पर मेरी प्रोटेक्शन कर सकती हो। वैसे भी इस डंजन के अंदर ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं और तुम ऑर्क मॉन्स्टर्स का मुकाबला तो आसानी से कर सकते हो। तुम्हें पता है कि ऑर्क मॉन्स्टर्स को कैसे मारना है। इस चाइन उसे कहती है मैनेजर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे इतनी सारी बातें कहने के लिए। फिर साथ ही वो उसे कहता है तो फिर ठीक है, लगता है कि बाकी के सभी लोग भी यहाँ पर पार्टी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्या मुझे बताओ तुम भी तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अंदर जाने के लिए? तो वो उसे कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बस मुझे एक सेकंड दो, मैं अपने लिए अपना सूट पहन लूं। जबकि मैं डूजन वहाँ पर सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर इस बारे में सोचूं तो लगता है कि हमें भी यहाँ पर कोई पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि एक ग्रुप की शक्ल में अंदर जाएंगे तो फिर काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है। लास्ट टाइम मेगा ग्रुप के वो लोग सिंक्रोनाइजेशन में काफी ज्यादा अच्छे से काम कर रहे थे, आज वो कहता है एक्सेप्ट उनके बिहेवियर के, क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी अच्छी तरह से बात नहीं कर रहे थे, बाकी सब कुछ काफी ज्यादा अच्छा था। वो सभी लोग एक साथ मिलकर
मिलकर काम कर रहे थे। चाइन जल्दी से अपना सूट चेंज करके वहाँ पर आ जाती है और उसे कहती है कि देखो जरा और बताओ कि मेरा सूट कैसा लग रहा है। तुम्हारा डूजून उसे कहता है कि तुमने चेंज कर भी लिया। वो उसे कहती है हाँ मैंने चेंज कर लिया, ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, तुमने मेरी तारीफ नहीं की। तुम्हारा डूजून उसे कहता है नहीं नहीं ये बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है, ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। साथ ही हमारा डूजून उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि पार्टी बनाने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम लोग अपने ग्रुप में और ज्यादा बंदूक को शामिल करें, जैसे कि कोई टैंक हो जो कि प्रोटेक्शन के लिए हो, या फिर कोई अटैकर हो जो कि ऑफेंसिव के लिए हो, फिर किसी हीलर को अपने ग्रुप में ऐड कर लेते हैं और एक ग्रुप बना लेते हैं। तो ये बात सुनने के बाद चाइन उसे कहती है कि मिस्टर डूजून मुझे एक बात बताओ, कहीं तुम मेरे पर चीटिंग तो नहीं कर रहे, यानी कि तुम ही तो कहा था कि मैं तुम्हारी इकलौती हंटर हूँ, तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम्हें एक ग्रुप बनाना है और साथ में तुम्हें और ज्यादा लोगों को ऐड करना है। तुम्हारा डूजून ये बात सुनने के बाद कहता है नहीं ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, वैसे भी मैं एक टाइम के ऊपर एक से ज्यादा हंटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वो उसे कहती है मिस्टर ली डूजून प्लीज मुझे माफ करना, पर हमें डंजन के अंदर जाने के लिए देरी हो रही है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं, मुझे किसी पार्टी वार्टी की जरूरत नहीं है, मैं अकेली ही काफी हूँ। और इसी के साथ ही वो चल पड़ती है और साथ ही उसे कहती है तुम वहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से आ जाओ अगर जाना है तो। कहीं पर हमें लिफ्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिस के बंदे का भी सीन दिखाते हैं जो कि इसी इलाके का होता है। वो वहाँ पर बाहर खड़ा होता है क्योंकि उसने सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया होता है और उसके पास इन्फॉर्मेशन होती है उसे अगले बंदे को हैंड ओवर करना होता है। कहता है कि 2 दिन हो चुके हैं इस रिफ्ट को ओपन हुए और 2 दिन में जितने भी हंटर्स अंदर गए उनमें से कोई भी बाहर नहीं आया। अभी तक इस डंजन के अंदर पूरे 32 हंटर्स जा चुके हैं लेकिन उनमें से कोई एक भी अभी तक बाहर नहीं आया। हंटर्स की टीम को अंदर जाने के बाद 8 घंटे लगते हैं। 8 घंटे के बाद हंटर्स की टीम को वहाँ पर से बाहर आना होता है और डंजन के अंदर से यूजुअली बाहर निकल भी आते हैं। बहुत सारे हंटर्स 2-3 घंटे के बाद ही बाहर निकल आते हैं लेकिन अभी तक यहाँ पर इस डंजन के अंदर से कोई बाहर नहीं आया, जो तो काफी ज्यादा अजीब है। ऊपर से इस डंजन का एनवायरनमेंट ऐसा बताया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा डेजर्टेड है, यानी कि वहाँ पर डेजर्ट एरिया है, सिर्फ और सिर्फ रेत है, ना पानी और ना ही खाने के लिए कुछ है। तो फिर ये हंटर्स वहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पा रहे हैं? इनसे हंटर्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या वो मॉन्स्टर्स को खाकर सर्वाइव कर रहे हैं? क्या वो वहीं पर रहने वाले हैं? वो बाहर क्यों नहीं आ रहे? साथ ही वो कहता है क्या मुझे ब्यूरो वालों को अभी इन्फॉर्म कर देना चाहिए? फिर साथ ही वो कहता है नहीं रहने दो, अभी ब्यूरो वालों को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है, लगता है कि मैं कुछ ज्यादा इस बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे भी मेरी रोटेशन का टाइम हो चुका है, यानी कि मेरे यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है। जैसे यहाँ पर दूसरा बंदा आएगा मैं उसे हैंड ओवर करूंगा, मैं उसे चार्ज देकर चला जाऊंगा, खुद ही यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन ब्यूरो तक पहुंचा देगा, ब्यूरो वालों को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके साथ ही हमारा डूजन वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मेरा नाम ली डूजन है और मैं सीओ सिटी हॉल से हूँ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से, मैं यहाँ पर तुम्हारी जगह के ऊपर ड्यूटी के लिए आया हूँ। ये मेरी हंटर मिस चाइन है, हम लोग इस रिफ्ट के अंदर जाने वाले हैं। तो वो हंटर उन लोगों से कहता है, सॉरी वो मैनेजर उन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर रिफ्ट एक्सप्लोरेशन के लिए आए हो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है तुम लोग अंदर जा सकते हो। डूजन आगे बढ़ता है और जाकर उसके टैबलेट के ऊपर अपना अंगूठा लगाता है जिससे उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है। वो उसे कहता है ठीक है तुम्हारी वेरिफिकेशन हो गई है। आते वो लड़का हमारे चाइन की तरफ देखता है और कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसने कारिस गिल्ड के मिंजू की ऑफर को मना कर दिया था। तो वो उसे कहती है हाँ मैं वही हूँ। डूजन उसे कहता है तो क्या अब हम लोग इस डंजन के अंदर जा सकते हैं? तो वो बंदा उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, आप लोग अंदर जा सकते हो। तुम्हारा डूजन और दोनों ही चलती हुई अंदर की तरफ चले जाते हैं, दोनों बातें करते हुए उस रिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो अंदर चले जाते हैं इसी के साथ ही वो लड़का भागता हुआ आगे बढ़ता है और कहता है जरा रुको मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लेकिन वो लोग अंदर जा चुके होते हैं, इसी वजह से वो बता नहीं पाता और कहता है अब क्या होगा, वो लोग तो अंदर चले गए, कि अब खुद ही मुझे ब्यूरो वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। डूजन अंदर आने के बाद कहता है कि मुझे लगता है कि वो मैनेजर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, पीछे से आवाज दे रहा था। साथ ही वो कहता है चलो फिर छोड़ो उसको, पहले हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। जैसे वो लोग डंजन में एंटर होते हैं हमारा डूजन अपने मोबाइल के ऊपर अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है कि वो रिफ्ट को यहाँ पर रजिस्टर करके इसकी मैनेजमेंट कर सके। डूजन हमारी चाइन से कहता है चलो ठीक है अब जल्दी से यहाँ पर एरिया को मैप करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस डंजन के अंदर क्या है, इसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं चाइन उससे कहती है जरा साइड के ऊपर देखो। साइड के ऊपर बहुत सारे हंटर्स होते हैं, ये वो सारे हंटर्स होते हैं जो कि पहले इन लोगों से पहले यहाँ पर एंटर हुए थे, वो सभी के सभी वहीं पर बुरी हालत में पड़े होते हैं क्योंकि 2 दिन से ये लोग यहीं पर हैं। तो चाइन कहती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है समझ नहीं आ रही। तुम्हारा डूजन कहता है चलो फिर उन्हीं के पास चलते हैं, जाकर उन्हीं से पूछते हैं। तो वहाँ पर सामने एक हंटर पत्थर के साथ बैठा होता है, वो देखकर कहता है लगता है कि यहाँ पर सैक्रिफाइसेस का नंबर बढ़ गया है। मिस चाइन जैसे ही दोनों उसके करीब पहुंचते तो वो हंटर कहता है तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम एक हंटर हो, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि मैं रिफ्ट मैनेजमेंट सेंटर से हूँ और मैं यहाँ पर इस रिफ्ट को मैपिंग के लिए आया हूँ, इस डंजन को एक्सप्लोर करके बाकी सभी हंटर्स को इसके लेवल के बारे में बताया जा सके। सामने वाला हंटर उसे कहता है कि हमने तुम लोगों के बारे में सुना है कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन डंजन के बारे में आती है वो सारी तुम्हारे पास से ही आती है, लेकिन तुम लोग तो ए रैंक या फिर उससे लोअर लेवल की जो डंजन होती है उसी के अंदर जाकर उनको मैनेज करती हो, तुम लोग यहाँ पर ए रैंक के डंजन में क्या कर रहे हो? तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या तुम्हें बता सकते हो कि यहाँ की सिचुएशन क्या है, तुम सभी लोग यहाँ पर डंजन में इस तरह क्यों पड़े हुए हो, आज तुम सभी के साथ हुआ क्या है? यहाँ पर कुछ लोगों को देखकर लगता है कि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है, जबकि उनकी हालत काफी ज्यादा खराब है तो वो लोग बाहर क्यों नहीं चले जाते, वो लोग बाहर चले जाए ना, यहीं पर क्या कर रहे हैं? हंटर उन लोगों से कहता है कि ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर जाना नहीं चाहते, ऐसा है कि वो लोग बाहर जा नहीं सकते, क्या तुम लोगों ने देखा नहीं, जरा पीछे मुड़कर देखो तो सही, तुम्हें पता चल जाएगा कि
यहाँ पर चल क्या रहा है। वहाँ डूजन और चाइन दोनों जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं। जैसे वो उस रिफ्ट की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर रिफ्ट जो होती है वो ब्लैक कलर की हो चुकी होती है, यानी कि रिफ्ट अंदर से क्लोज हो चुकी होती है। तो वहाँ डूजन कहता है ये क्या, ये रिफ्ट तो क्लोज हो गई है। इसका मतलब यह है कि हम लोग बाहर से तो एंटर हो सकते हैं लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा सकते। चाइन उसे कहती है कि ये रिफ्ट ब्रेक कहलाता है। हमारा डूजन उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है। चाइन उसे कहते हैं रिफ्ट ब्रेक उसे कहते हैं जब अंदर रिफ्ट के अंदर आने के बाद यहाँ पर कंडीशंस लग जाएं। रिफ्ट के अंदर आप कंडीशंस हैं, ये रिफ्ट तब तक बंद रहेगी जब तक इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाता। कंडीशंस पूरी नहीं होगी तब तक ये रिफ्ट अंदर से ओपन नहीं होगी, जबकि हम लोग बाहर से एंटर हो सकते हैं। तो मिस चाइन उस हंटर से कहती है तो क्या तुम हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि यहाँ पर कंडीशंस कौन सी है, कौन सी कंडीशंस को पूरा करना है। तो वो हंटर उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही वो वहाँ पर उन्हें कंडीशंस के बारे में बताता है कि रिफ्ट को ओपन करने के लिए कौन सी कंडीशंस हैं। तो इसकी एक्टिवेशन के लिए उन्हें 25 या फिर इससे ज्यादा पार्टिसिपेंट की जरूरत होती है। और इसके साथ ही क्लियर कंडीशंस ये होती है कि यहाँ पर जितने भी नॉर्मल मॉन्स्टर्स है सभी को हंट करना है, बॉस मॉन्स्टर को मारना है और साथ में स्पेशल मॉन्स्टर्स को भी मारना है। यहाँ पर उनको रिवार्ड्स भी दिए जाएंगे, यानी कि अगर नॉर्मल लेवल के मॉन्स्टर्स को मारते हो तो 5+ पॉइंट जो है उन्हें स्ट्रेंथ मिलेगी और माना मिलेगा। अगर यहाँ पर स्पेशल मॉन्स्टर यानी चैंपियंस कहते हैं, चैंपियन मॉन्स्टर्स या फिर मॉन्स्टर्स को मारते हो तो फिर तुम्हें एक बी ग्रेड का या फिर हायर लेवल का एक वेपन मिल सकता है। यहीं पर मॉन्स्टर्स का नंबर भी बताया जा रहा था कि नॉर्मल मॉन्स्टर्स जो है वो टोटल 280 रह गए हैं, जबकि चैंपियन मॉन्स्टर जो 3 रह गए और बॉस मॉन्स्टर इस वक्त 1 रह गया है। ये देखने के बाद मिस चाइन कहती है 280 नॉर्मल मॉन्स्टर्स, ये तो बहुत ज्यादा है। तो सामने वाला हंटर लोगों से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम लोगों को यहीं पर हमारे साथ ही रुकना चाहिए, क्योंकि हम दरवाजे के पास इसीलिए बैठे हुए हैं ताकि हंटर्स ब्यूरो वालों को इस बारे में पता चल गया होगा और अभी तक उन्होंने किसी स्ट्रॉन्गर हंटर को भेज दिया होगा। किसी वो स्ट्रॉन्गर हंटर यहाँ पर आएगा, हमें यहाँ से बाहर निकाल लेगा। तुम लोग भी यहीं पर रुको, यहाँ पर उसका इंतजार करो। डूजन से कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग यहाँ पर 280 नॉर्मल मॉन्स्टर्स को नहीं मार सकते। हमने वाला हंटर से कहता है कि तुम्हें पता भी है यहाँ पर कौन से मॉन्स्टर्स है। तुम्हारा डूजन से कहता है कि यहाँ पर इस डंजन के अंदर ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं। तो वो हंटर से कहता है कि हम सभी लोगों ने भी यही सुना था कि यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं। बाद में हम सभी लोगों को भी ऐसे ही लगा था कि इस डंजन के अंदर ऑर्क मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर्स नहीं है। डूजन और चाइन दोनों ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 12 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि वो हंटर उन लोगों से कहता है कि तुम्हें पता है यहाँ पर कौन से मॉन्स्टर्स हैं। तो वो उसे कहते हैं यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं, जबकि वो हंटर कहता है कि हमें भी शुरुआत में ऐसे ही लगा था कि यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर्स हैं। वहाँ से वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर अगर ऑर्क मॉन्स्टर्स नहीं है तो फिर कौन से मॉन्स्टर्स हैं। हंटर उन लोगों से कहता है कि जितना ज्यादा तुम डंजन में आगे की तरफ बढ़ोगे उतना ज्यादा तुम्हें वो मॉन्स्टर्स दिखाई देंगे। इसके अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं वो बी रैंक के ट्रोल मॉन्स्टर्स हैं। मिस चाइन कहती है कि वाकई में यहाँ पर ट्रोल मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन मैं तो यहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चली आई थी क्योंकि ऑर्क मॉन्स्टर्स को मारना आसान है। हंटर उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ऑर्क मॉन्स्टर्स को मारना काफी ज्यादा आसान है क्योंकि उनकी स्किन जो होती है वो फ्लैश की बनी होती है। ट्रोल मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इनकी स्किन जो होती है पत्थर की तरह हार्ड होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ट्रोल और ऑर्क में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ट्रोल्स के पास रीजनरेशन एबिलिटीज होती है। अगर छोटी मोटी चोटें उन्हें लगती है तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेते हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सिंगल अटैक में, जो कि काफी पावरफुल अटैक है, उसी में मारा जा सकता है। मिस चाइन भी यहाँ पर यही सोच रही होती है कि अब तो हम लोग यहाँ पर काफी बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। सिर्फ मुश्किल में नहीं बल्कि यहाँ पर मिस्टर डूजन को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि मैं इनकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी नहीं ले पाऊंगी। मिस चाइन यहाँ पर सोचने के बाद कहती है कि मैं आगे नहीं जाने वाली, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो डूजन वहाँ पर सोच रहा था कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर से वेपन मिल सकता है। बॉस मॉन्स्टर या फिर चैंपियन मॉन्स्टर्स को मारने पर बी रैंक या फिर इससे हायर का वेपन मिल सकता है और यहाँ पर फ्री में अगर वेपन मिल जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बाहर के वेपन सब बहुत ज्यादा महंगे हैं। तो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि मिस चाइन मैं यहाँ पर अगर अपनी सेफ्टी की गारंटी देता हूँ तो फिर क्या तुम मेरे साथ आगे बढ़ोगी? तुम यहाँ पर हंटिंग के लिए आगे जाना चाहोगी? तो वो उसे कहती है हाँ मैं आगे जाना चाहूंगी, लेकिन फिर भी क्या तुम वाकई में यहाँ पर अपनी सेफ्टी की गारंटी दे सकते हो? इसी के साथ ही वहाँ पर तीनों हंटर्स पहुंच जाते हैं। वो तीनों हंटर्स उन लोगों से कहते हैं कि हम लोग भी तुम्हारे साथ आगे जाना चाहते हैं, तो क्या तुम हमारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे? तो पाक संगमिन उन लोगों से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हंटिंग इतनी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अगर हम लोग इस डंजन के बारे में ये ना सोचे कि ये एक बी रैंक की डंजन है, हम इसके बारे में ये सोचे कि ये एक सी रैंक की डंजन है, तो हम लोग आसानी से मॉन्स्टर्स को जाकर मार सकते हैं। तो उन लोगों से कहता है इसने बिल्कुल ठीक कहा, मिस्टर मैनेजर तुम हमारे पीछे ही रहना और सेफ डिस्टेंस के ऊपर पीछे पीछे रहना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक पब्लिक सर्वेंट हम यहाँ पर हमारे होते हुए मारा जाए। इसी वजह से हम तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी लेते हैं। डूजन उसकी बात सुनने के बाद उसके पास से गुजरकर जा रहा होता है तो मिस्टर पार्क उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम एक पब्लिक सर्वेंट हो, फिर भी तुम यहाँ पर बिना गियर के कैसे आ गए? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर कम से कम प्रोटेक्टिव गियर तो पहनकर आना चाहिए था। हमारा डूजन अपना मोबाइल लेकर खड़ा होता है और उसको बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। तो पार्क उसे कहता है कि जब कोई तुमसे बात कर रहा है तो तुम्हें उसका जवाब देना चाहिए, जबकि हमारा डूजन उसे कहता है कि यहाँ पर जवाब देने का वक्त नहीं है। तुम्हारे से यहाँ पर तकरीबन 30 मीटर दूर 3 ट्रोल मॉन्स्टर्स हैं
हैं जो कि इसी तरफ आगे बढ़े हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है तुम्हें ऐसा कैसे पता चला, तुम्हें कैसे पता चला कि हमारे पास 3 ट्रोल मॉन्स्टर्स हैं। इसी वक्त 3 ट्रोल मॉन्स्टर जो होते हैं पीछे से निकल कर आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। पार्क उसे कहता है कि तुमने तो सही अंदाजा लगाया, यहाँ पर तो वाकई में 3 मॉन्स्टर्स थे। तुम्हारा डूजन उन लोगों से कहता है कि क्योंकि इस रिफ्ट का तकरीबन 5% हिस्सा को मैप किया गया है, यानी कि 5% हिस्से में मैं जहाँ पर भी मॉन्स्टर्स निकल कर आएंगे मैं उनको मार्क कर सकता हूँ इस एप्लीकेशन की मदद से जो मेरे हाथ में है। वो जो पार्क होता है वो एक टैंक होता है, वो जल्दी से अपने पास अपनी शील्ड को निकालकर सामने की तरफ करता है और मॉन्स्टर्स को वहाँ पर ब्लॉक करने लगा है, जबकि मॉन्स्टर्स भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। एक ट्रोल मॉन्स्टर जो होता है वो पार्क की शील्ड के ऊपर अटैक करता है। साथ ही पार्क वहाँ पर एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट करता है जो कि प्रोवोक स्किल होता है, क्योंकि उसका प्रोवोक स्किल जो होता है वो इस तरह काम करता है कि सभी मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर अटैक करेंगे। चाइन कहती है तो एक स्पेशल स्किल को यूज कर रहा है। तो जब वहाँ पर सभी मॉन्स्टर्स उसी की शील्ड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, इसी के साथ वो चलाकर कहता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या कर रहे हो, कमीनों जल्दी से आ जाओ। फिर साथ ही मिस्टर पार्क आगे की तरफ बढ़ता है और उन मॉन्स्टर्स को पीछे की तरफ गिरा देता है, सभी के ऊपर अटैक करके उनको धक्का देकर गिरा देता है। फिर साथ ही अपने दोस्तों से कहता है कि मैं यहाँ पर राइट वालों को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, राइट वाले को तुम संभालो। वो राइट वाले को पीछे की तरफ गिराता है और इसी वक्त उसके दोस्त जो होते हैं अब उसके ऊपर अटैक करने लगे हैं। सॉरी मैंने यहाँ पर नाम को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तो ये तीरंदाज जो है जिसका नाम पार्कर दूसरे का नाम चोई है जो कि टैंक है। पार्क उसी वक्त अपने एरो को लोड करता है और एरो को लोड करने के बाद उस ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगा है। वो ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है तो वो अटैक इतना पावरफुल नहीं होता, लेकिन उसके पास स्पेशल एबिलिटी होती है कि वो किसी को भी अपने अटैक के साथ मार्क कर सकता है। एक बार जब वो अटैक करेगा दूसरी बार अगर उसी जगह के ऊपर दोबारा अटैक करेगा तो उसके अटैक की पावर जो है डबल हो जाएगी। उसका अटैक काम करता है। तो वो एक बार उसके ऊपर तीर चलाता है तो उस मॉन्स्टर को तीर जाकर कंधे में लगता है और इसी के साथ ही मॉन्स्टर जो होता है काफी ज्यादा गुस्सा होकर उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वो उस तीर को अपने हाथों के साथ ही तोड़ देता है और फिर से उठकर खड़ा हो जाए उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन इतनी देर में पार्क ने उसके ऊपर बहुत सारे निशाने लगा दिए होते हैं और बहुत सारे एरोज को उसके ऊपर लोड करके छोड़ता है और कहता है देखते हैं कि अब यहाँ पर तुम इतने सारे तीरों से कैसे बच पाते हो। साथ में मैं तुम्हारे पर 20 शॉट्स लगाने वाला हूँ और एक साथ में उसके ऊपर 20 एरोज चलाता है और 20 के 20 एरोज जो होते हैं वो ट्रोल मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर जाकर धंस जाते हैं। ट्रोल मॉन्स्टर्स क्योंकि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं इसी वजह से उसके एरोज उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते। पार्क भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि अभी तक तो इस मॉन्स्टर को मार जाना चाहिए था, लेकिन ये मॉन्स्टर अभी तक जिंदा कैसे है। पता है कि अब हम लोग यहाँ पर एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं और इसी के साथ ट्रोल मॉन्स्टर पार्क के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पार्क भागना शुरू कर देता है। सेम इसी वक्त तुम्हारी चाइन जो होती है अपनी तलवार लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो जल्दी से भागती हुई सामने की तरफ आती है और वहाँ पर अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर स्लैशेस लगाती है। वो ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर स्लैशेस लगाती है तो ट्रोल मॉन्स्टर पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद मिस चाइन और भी ज्यादा उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और साथ ही उसकी गर्दन काट देती है। मिस चाइन ने यहाँ पर एक नॉर्मल ट्रोल मॉन्स्टर को मार दिया। उसको मारने के बाद पार्क काफी ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा मजा आएगा, तुम वाकई में सबसे बेस्ट हो। कि दूसरी तरफ उनका जो तीसरा दोस्त होता है कैंग, वो चोई को वहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहा होता है और साथ ही उसको हील भी कर रहा होता है। चोई वहाँ पर अपनी शील्ड को लेकर सामने की तरफ खड़ा होता है, टैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है। पार्क से कहता है कि तुम्हारी एरोज तो यहाँ पर बिल्कुल बेकार है, इसका मतलब तुम एक बेकार हंटर हो। जबकि पार्क चलाकर उसे कहता है कि तुम बेकार हो, मैं बेकार नहीं हूँ। कैंग उसे कहता है कि जब हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हम लोग फाइटिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तब तुम यहाँ पर फ्लर्ट नहीं कर सकते। पार्क उसे कहता है कि ये क्या बकवास की जा रही है, मैं कोई फ्लर्ट नहीं कर रहा था। कैंग उसे कहता है जरा अपना चेहरा तो देखो, तुम्हारा चेहरा किस तरह शर्म से लाल हुआ जा रहा है। चाइन ट्रोल मॉन्स्टर को मारने के बाद हमारे डूजन के पास आती है और उसे कहती है कि मिस्टर ली क्या तुम ठीक हो। डूजन उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाइन उसे कहती है हाँ ठीक है, चलो शुक्र है तुम ठीक हो, वरना मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान थी। तो हमारा डूजन उसे कहता है कि मिस चाइन, उसे कहती है हाँ मिस्टर ली। डूजन उसे कहता है कि अपने पीछे देखो और साथ ही वो भागते वहाँ से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाता है और कहता है कि तुम्हारे पीछे मॉन्स्टर्स हैं। इसके साथ ही चाइन जो होती है पीछे की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा ट्रोल मॉन्स्टर उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक करता है। चाइन बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए उसके अटैक को अवॉइड करती है और अपने आप को बचाती है। इसी तरह उससे टैंक जो होता है यानी कि चोई जो होता है वो चलाकर उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, लगता है कि मेरा प्रोवोक स्किल उसका टाइम लिमिट खत्म हो गया, इसी वजह से वो कूल डाउन में चला गया है। मुझे मॉन्स्टर्स किसी के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। चाइन जो होती है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। चाइन कहती है कि इस मॉन्स्टर ने बिहाइंड से हमारे पास अटैक किया और हमें पता भी नहीं चला। ये मॉन्स्टर इस अटैक की वजह से मिस्टर डूजन को भी मार सकता था। मिस्टर डूजन उसे टाइम रहते हुए नहीं देखते तो ये मॉन्स्टर तो मिस्टर डूजन के ऊपर अटैक कर देता और डूजन मारे जाते। इसके साथ ही वो गुस्से के साथ कहती है कि मैं तुम सभी को मार डालूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जो मिस्टर डूजन को मारने की कोशिश करेगा मैं उन सभी को मार डालूंगी। अपनी पावर्स को रिलीज करती है और अपनी तलवार को लेकर जल्दी से जाम करते हुए आगे बढ़ती है। बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए ट्रोल मॉन्स्टर को मारने के लिए और उसके ऊपर बहुत सारी स्लैशेस लगाती है। मॉन्स्टर भी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है ताकि अपने आप को बचा सके और उसकी बॉडी के ऊपर जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस होते हैं वो तो हील हो जाते हैं। लेकिन इसी के साथ ही वो अपना मुंह खोलता है और वहाँ पर एक जबरदस्त धार लगाता है। वहाँ पर अपना मुंह खोलकर एक जबरदस्त धार लगाता है। इसी के साथ ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं कि अब ये मॉन्स्टर कर क्या रहा है। तो चोई वहाँ पर थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ। फिर साथ ही वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि ऐसा ही है, क्योंकि सामने से बहुत सारे ट्रोल मॉन्स्टर्स भागते हुए इनकी तरफ आगे बढ़े होते हैं। उसने अपने साथियों को वहाँ पर बुला लिया होता है। तो चलाकर कहता है कि ये क्या, यहाँ पर तो बैंस की आंख होगी,
चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। सभी लोग पीछे की तरफ भागते हैं और कहते हैं कि हम लोग इतने मॉन्स्टर्स का मुकाबला एक साथ मिलकर भी नहीं कर पाएंगे, हमें यहाँ से भागकर जाना होगा। जब वो भागकर जा रहे होते हैं, जबकि हमारी जो चाइन होती है वो उन मॉन्स्टर्स के सामने खड़ी होती है और कहती है तुम में से किसी एक को भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी, तुम सभी मॉन्स्टर्स मेरे हाथ से मरने वाले हो। देखने के बाद वहीं पर रुक जाता है और लोगों से कहता है कि हम लोग भागकर नहीं जा सकते, हमें जाकर उस लड़की की मदद करनी होगी। तो उसके दोनों साथियों से कहते हैं कैंग और चोई कि यहाँ पर वो लड़की तो पागल हो चुकी है, क्या वाकई में वो अकेली इतने मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर पाएगी। कैंग कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हम लोग जाकर उसकी मदद करें। चोई उसे कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम वहाँ पर जाकर उसकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो लड़की तो वहाँ पर मरने वाली है। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 13 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये तीनों हंटर्स इस चाइन की मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे या यहाँ से भाग जाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम डीमन की एपिसोड 14 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो तीनों ही जो हंटर्स होते हैं वो लोग वहां से भागकर जा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि वहां पर और ज्यादा गोलम मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। तो वहां पर और ज्यादा ट्रोल मॉन्स्टर्स निकल कर आ जाते हैं। तो हमारी चाइन उन सभी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तो वो लोग वहीं पर रुकते हैं और कहते हैं कहीं वो लड़की पागल तो नहीं होगी, अकेली उन मॉन्स्टर्स का मुकाबला करने के लिए वहां पर खड़ी हो गई है। पार्क उन लोगों से कहता है जरा रुको, जरा उसकी तलवार की तरफ देखो। चाइन की तलवार के ऊपर होती है, यानी कि वो शिक के ओरा को यूज कर रही होती है। तलवार को उसने अपने ओरा के साथ माना के साथ कवर किया होता है। तो मान डूजुन भी पत्थर के पीछे छुपकर ये सब कुछ देख रहा होता है। वो कहता है तो इसने सीख लिया, इसने तलवार के ऊपर शिक को यूज करना सीख लिया, लेकिन अभी ये बहुत ज्यादा कमजोर है। तो मिस्टर चोई उन लोगों से कहते हैं कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उस लड़की की तलवार के ऊपर क्या है, अगर वो लड़की अपनी तलवार के अंदर से बहुत सा ओरा भी निकाल लेती है तब भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता, हमें यहाँ से जिंदा बचकर जाना है। तो चलो जल्दी से यहाँ से निकल चलते हैं। पता नहीं और कितने ज्यादा ट्रोल मॉन्स्टर्स यहाँ पर आसपास होंगे जो हमारे पर अटैक करने के लिए निकल सकते हैं। जबकि पार्क भागता हुआ चार्जिंग की मदद करने के लिए चला जाता है और कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुक सकते हो, पर मैं तो जा रहा हूँ उस लड़की की मदद करने के लिए। चाइन अकेली वहाँ पर खड़ी होती है और उसके सामने बहुत सारे ट्रोल मॉन्स्टर्स होते हैं। वो सभी ट्रोल मॉन्स्टर्स एक साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी भागते हुए जैसे उसके करीब पहुंच रहे होते हैं। इसी के साथ ही चाइन भी अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उनके ऊपर अटैक करती है। मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करती है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। चोई और कैंग जो कि दूर खड़े होते हैं वो दोनों ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि सर देखो तो ये लड़की कितनी ज्यादा कमाल की है, ये लड़की बिना डरे वहाँ पर इतने सारे ट्रोल मॉन्स्टर्स का मुकाबला कर रही है। वो दोनों भी यहाँ पर थक हार कर यही फैसला करते हैं कि चलो फिर ठीक है, चलो फिलहाल के लिए जाकर उस लड़की को कवर देते हैं। अगर और ज्यादा ट्रोल मॉन्स्टर्स निकल कर आ गए तो फिर हम यहाँ से भाग जाएंगे। नेक्स्ट सीन में अपार्टमेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी जुनही को दिखाते हैं कि जुनही ने हमारे डूजुन के लिए बहुत सारे स्नैक्स तैयार किए होते हैं। वो बहुत सारे स्नैक्स तैयार करने के बाद उन्हें फ्रिज में रख देती है और कहती है मुझे लगता है कि अब डैड बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं, क्योंकि मैंने उसके लिए बहुत सारी साइड डिशेस बनाई। इतनी सारी साइड डिशेस के साथ वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। फिर साथ ही वो कहते हैं कि चलो फिर क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, हम सफाई करने का वक्त है। बाहर की सफाई करने के बाद वो कहती है चलो अब जल्दी से उसके रूम की सफाई भी कर देते हैं, क्योंकि डैड के रूम की सफाई करना भी तो जरूरी है। तो वो डैड के रूम में चली जाती है, वहाँ पर जाकर सफाई करना स्टार्ट करती है। बस सफाई करते करते उसे बुक्स दिखाई देती हैं जो काफी ज्यादा अजीब होती हैं। वहाँ पर वो सारी बुक्स जो होती हैं, बुक्स के अंदर डेली लाइफ के बारे में लिखा होता है और साथ ही उस बुक के अंदर उसके बारे में लिखा होता है कि कैसे एक बच्चे को संभाला जा सकता है और एक अच्छा डैड कैसे बना जा सकता है। ये देखकर काफी हैरान हो रही होती है और कहती है कि मेरे डैड को देखो, वो यहाँ पर क्या कुछ रखकर बैठे हुए हैं, इतनी सारी बुक्स को पढ़ने का उन्हें टाइम कहाँ पर मिलता है। वो एक अच्छा डैड बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसी वजह से उन्होंने यहाँ पर ये वाली बुक भी रखी हुई है। इस बुक को पढ़कर उनका इसके अंदर तो काफी सारे नोट्स भी लिखे हुए हैं। इसके साथ जो कहती है ये क्या मैं यहाँ पर बुक्स को पढ़ने के लिए खड़ी हो गई, जिसकी वजह से मैं लेट हो गई हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी सफाई का काम खत्म करना होगा, डैड जल्दी वापस आते होंगे। वो वहाँ पर सफाई कर रही होती है तो उसी वक्त उसे टेबल के नीचे एक ब्लैक कलर का शॉपर दिखाई देता है जिसके अंदर वो क्रिस्टल्स पड़े होते हैं। तो उन क्रिस्टल्स को देखती है, उनको उठाकर बाहर लाती है और कहती है ये क्या, इसके अंदर तो क्रिस्टल्स पड़े हुए हैं, ये तो बिल्कुल मैजिकल कोर की तरह लग रहे हैं, तो एक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से निकलते हैं। ये मैजिक क्रिस्टल तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है कि इसके ड्रॉर से नीचे की तरफ गिरा है। तो वो उसके ड्रॉर को खोलती है तो ड्रॉर के अंदर और भी ज्यादा क्रिस्टल्स पड़े होते हैं और उन क्रिस्टल्स के साथ वहाँ पर एक कार्ड भी पड़ा होता है। उन सभी क्रिस्टल्स को वहीं पर बिल्कुल अपने डैड की तरह अपने बिस्तर के ऊपर फेंक लेती है और वहीं पर बिस्तर के ऊपर लेट जाती है और कहती है यहाँ पर तो पूरे 9 क्रिस्टल्स हैं, अगर इन 9 क्रिस्टल्स को एक साथ बेचा जाए तो इनके साथ कितना ज्यादा पैसा मिलेगा, मेरे डैड तो बहुत ज्यादा अमीर है। फिर साथ ही वो स्वर्ड के हिल्ड को भी बाहर निकालती है और कहती है यहाँ पर तो एक टूटी हुई तलवार का स्क्रैप मेटल भी पड़ा हुआ है, पता नहीं इसका उन्होंने क्या करना होगा, लेकिन उन्होंने इसे अपने ड्रॉर्स के अंदर रखा हुआ है, क्या मैं इसे फेंक दूं या फिर यहीं पर रहने दूं। फिर वो कार्ड की तरफ देखते हैं और कहती है तो एक हंटर का कार्ड है, लेकिन इसके ऊपर डैड का नाम नहीं है बल्कि इसके ऊपर किम ह्यू मून का नाम लिखा हुआ है, पता नहीं अब ये बंदा कौन है। सीन में फिर से डंजन का दिखाया जाता है जहाँ पर चाइन अपनी तलवार को घुमाते हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक कर रही होती है। वो मॉन्स्टर्स को मार रही होती है और इसी के साथ 2 मॉन्स्टर पीछे से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों मॉन्स्टर जैसे अपना पंजा आगे बढ़ाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं, बड़ी तेजी के साथ उन दोनों के अटैक के बीच से निकल जाती है और सामने की तरफ चली जाती है और सामने जाने के बाद अपनी तलवार को फिर से रेडी करती है मॉन्स्टर के ऊपर अटैक
अटैक करने के लिए। जब वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रही होती है तो वो मॉन्स्टर्स जो होते हैं वो भी उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उसी वक्त दिखाते हैं कि पार्क जो होता है वो पीछे की तरफ गिर चुका होता है और पार्क के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अपना पंजा रखा होता है, वो उसे मारने की कोशिश कर रहा होता है। कि पार्क अपने हाथ को ऊपर उठाकर उसको वहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर साथ ही अपने लोगों से कहता है, हुजूर तुम लोग क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से आओ और आकर मेरी मदद करो। मिस्टर चोई से कहता है कि मिस्टर चोई मेरी मदद करो, जबकि चोई से कहता है बेवकूफ कहीं कि मैं खुद यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए कैसे वहाँ पर आ सकता हूँ। तो मिस्टर चोई और कैंग दोनों ही भागते हुए वहाँ पर जाते हैं, जाकर पार्क को बचाने के लिए उस बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर को पकड़ लेते हैं और उससे फाइट कर रहे होते हैं। जबकि हमारी चाइनमैन दोनों की तरफ देख रही होती है कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो कहती है पर ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची, मुझे जल्दी से जल्दी ये सब कुछ खत्म करना होगा वरना ये सभी लोग जो कि इस वक्त तुम्हारे साथ है सभी लोग मारे जाएंगे। तो वो अपने मैनेजर की तरफ देखती है और कहती है कि मिस्टर ली के लिए मुझे ये करना होगा, मैं मिस्टर ली को यहाँ पर मरने नहीं दे सकती, वो मेरे भरोसे यहाँ पर आए हैं। तो इसी के साथ फिर से अपनी तलवार उठा लेती है और कहती है कि मुझे इन मॉन्स्टर्स को मारना है, मैं यहाँ पर गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हमारी चाइन जो थी अपनी तलवार लेकर बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और जंप करते हुए जाकर ट्रोल मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करती है। ट्रोल मॉन्स्टर को अपनी तलवार के साथ अटैक करती है तो ट्रोल मॉन्स्टर अपने बाजू को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, यानी कि इसकी तलवार जो होती है उसके बाजू को भी नहीं काट पाती। इनके पास जो शीक की पावर थी वो बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, इसी वजह से ट्रोल मॉन्स्टर जो है उनकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है इसके लिए, इसकी तलवार के लिए कि वो कट नहीं सकती। तो इसी के साथ एक ट्रोल मॉन्स्टर जो होता है वो अपने पंजे को आगे बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करने लगा है। जैसे वो उसके ऊपर अटैक करने लगा है क्योंकि चाइन दूसरी तरफ बिजी होती है, इसी वजह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। उसी वक्त ट्रोल मॉन्स्टर खुद ही वहाँ पर नीचे गिर जाता है और मर जाता है। हमारे डूजो ने पीछे से अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अपना प्रेशर रिलीज किया होता है, जिसकी वजह से वो ट्रोल मॉन्स्टर वहीं पर गिरकर मर जाता है। साथ ही हमारा डूजन फिर से पत्थर के पीछे छुप जाता है, जिसकी वजह से किसी को शक भी ना हो कि उसने यहाँ पर ट्रोल मॉन्स्टर को मारा है। चाइन इस बात से हैरान होती है कि अचानक से इस मॉन्स्टर को क्या हो गया, ये नीचे क्यों गिर गया। दूसरे वाले मॉन्स्टर के ऊपर वो अपनी तलवार चलाती है, दूसरे वाले ट्रोल मॉन्स्टर को मार देती है। इतने सारे ट्रोल मॉन्स्टर्स को मारने के बाद अब ये सभी लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। चाइन वहीं पर बैठ जाती है और कहती है काफी ज्यादा लकी थी, अगर वो मॉन्स्टर खुद बहुत वहाँ पर नहीं गिर जाता तो फिर उस मॉन्स्टर ने मुझे मार दिया होता। डूजन भी वहाँ पर से पत्थर के पीछे से निकलकर उसके पास आ जाता है और उसके पास आकर उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। चाइन उसे कहती है हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। वहाँ डूजन उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है, ये तो अच्छी बात है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि फिलहाल के लिए हमें आगे बढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। वो सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए हैं। तीनों हंटर के बारे में बात कर रहा था क्योंकि वो तीनों वहाँ पर ट्रोल मॉन्स्टर को मारने के बाद बहुत ही बुरी तरह से थक कर लेटे होते हैं। एक सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। 2 घंटे के बाद ये लोग आगे की तरफ बढ़े होते हैं ट्रोल मॉन्स्टर्स को मारते हुए। ट्रोल मॉन्स्टर्स को मारते मारते आगे की तरफ बढ़े होते हैं। मिस्टर चोई जो होते हैं वो अपने पास से डंजन्स की रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें बताया जाता है कि अभी यहाँ पर 171 ट्रोल मॉन्स्टर्स हैं, नॉर्मल मॉन्स्टर्स हैं जिनको मारना बाकी है और इसके अलावा 3 चैंपियन मॉन्स्टर्स और एक बॉस मॉन्स्टर तो अभी तक है यहाँ पर। मिस्टर चोई कहते हैं अगर हम लोग इसी तरह इसी पेस के साथ आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हम लोग इस डंजन को क्लियर कर सकते हैं। साथ ही वो चाइन की तरफ देखता और कहता है कि इस लड़की की एबिलिटीज तो ट्रेमेंडियस है, ये लड़की यहाँ पर जितनी ज्यादा फाइट करती है इसकी एबिलिटीज बढ़ती जाती है और इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। मुझे तो लगा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक सी रैंक की हंटर है तो इसके साथ काम करने में काफी ज्यादा मुश्किल होगी, लेकिन असल में मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर किसी एस रैंक की हंटर को विटनेस कर रहा हूँ जहाँ पर फ्यूचर में एस रैंक की हंटर ये जरूर बनेगी। कहीं यही वजह तो नहीं है कि वो बेवकूफ पार्क बार बार इसी लड़की के पीछे जाकर घूम रहा है क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये इस लड़की को पटा लेता है तो फ्यूचर में उसे एक एस रैंक की वाइफ मिल सकती है। तो पार्क चाइन से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर इस डंजन को क्लियर करने के बाद बाहर जाकर क्या करने वाली हो। तो चाइन से कहते हैं कि मुझे सिटी हॉल में कोई बहुत ही जरूरी काम है, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जा सकती। तो मिस्टर चोई आगे बढ़ता है और उनसे कहता है क्यों ना तुम हमारे सभी के साथ एक साथ चलो क्योंकि हम लोग सभी लोग यहाँ से डंजन को क्लियर करने के बाद डिनर पार्टी के लिए जाएंगे, अगर तुम अवेलेबल हो तो हमारे साथ चलना, हम सभी लोग मिलकर जा सकते हैं। क्योंकि डूजन साइड के ऊपर अपना मोबाइल लेकर खड़ा होता है और साथ ही वहाँ पर पूरी डंजन को मैप कर रहा था। वो कहता है कि अभी तक हमने 60% डंजन को मैप कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ 40% रह गई, उसके बाद 100% कम्प्लीट हो जाएगी। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इसी पेस के साथ आगे बढ़ते रहे तो हम शाम तक ये सब काम पूरा कर लेंगे। फिर वो डूजन की तरफ देखता है और कहता है कि सिर्फ इतना ही नहीं है, हम लोग डंजन को क्लियर नहीं करेंगे बल्कि हमने यहाँ पर कुछ और भी हासिल किया है। चाइन की मानर की पावर पहले से डबल हो चुकी है, पता नहीं अब इसका लेवल कहाँ तक पहुँच जाएगा। एक बार यहाँ से निकल जाए उसके बाद जाकर दोबारा से वैल्यूएशन करवाएंगे और देखेंगे कि इसका लेवल कहाँ तक पहुँच चुका है। फिर साथ ही हमारा डोजन उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग प्लीज रेडी हो जाओ दोबारा बैटल के लिए। तो वो लोग उसे कहते हैं लेकिन हमें थोड़ी देर के लिए वेट करने दो, इंतजार करने दो क्योंकि हम लोग थके हुए हैं। डोजन उसे कहता है कि ये फैसला तुम नहीं कर सकते कि तुम लोग यहाँ पर रेस्ट कर पाओगे या नहीं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 200 मीटर आगे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है और ये वाला ट्रोल मॉन्स्टर पहले वालों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 14 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम डीमन के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डूजन लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से रेडी हो जाओ क्योंकि तुम्हारे 200 मीटर आगे एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर है। ये वाला ट्रोल मॉन्स्टर बाकी सभी से काफी ज्यादा अलग होने वाला है। बात सुनने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसी के साथ ग्राउंड हिलना शुरू हो जाता है। मिस्टर चोई और चैंग कैंग कहते हैं ये क्या हो रहा है, अचानक से ग्राउंड क्यों हिल रहा है। इसके सामने एक बड़ा सा 3 सर वाला ट्रोल मॉन्स्टर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये एक चैंपियन मॉन्स्टर होता है क्योंकि वहाँ पर 3 चैंपियन लेवल के मॉन्स्टर्स भी थे। वो लोग कहते हैं कि ये एक ट्रोल है। तो चोई उसे कहता है कि मुझे लगता तो है कि ये एक ट्रोल है। चाइन वहाँ पर सोच रही होती है कि अब इतने बड़े मॉन्स्टर का मुकाबला हम लोग कैसे करेंगे क्योंकि इसका साइज तो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो वो बड़ा सा ट्रोल मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर होने के बाद अपना मुंह खोलता है, अपने तीनों मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल क्रिएट करता है और उनकी तरफ एनर्जी बॉल से अटैक कर देता है। एनर्जी बॉल अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। मिस चाइन के पास वक्त नहीं होता उस अटैक को ब्लॉक करने का, ना ही उस अटैक को डॉज करने का। चाइन उस अटैक के बिल्कुल सामने खड़ी होती है जबकि डूजन दूर से खड़ा ये सब कुछ देखकर एनालाइज करता है और कहता है कि ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल है। मिस चाइन अगर इस अटैक के साथ डायरेक्टली हिट होगी तो वो मारी जाएगी, मुझे कुछ करना होगा। डूजन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ जाकर मिस चाइन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो उसके सामने जाकर खड़ा होता है वो अटैक उसके साथ हिट होता है। वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल धमाका होता है। तो जैसे चाइन तो बच जाती है। चाइन अपने आसपास देखती है कि डूजन कहाँ पर चला गया। वो कहती है मिस्टर ली मैनेजर तुम कहाँ पर हो। पीछे की तरफ देखती है तो वहाँ डूजन एक पत्थर के साथ जाकर टकराया होता है, वहीं पर बेहोश पड़ा होता है। जबकि पार्क कहता है यहाँ पर हुआ क्या, अचानक से क्या हुआ, लगता है कोई उस अटैक के साथ हिट हुआ है। उसी तरह मिस्टर चोई जो होते हैं वो कैंग को सर से पकड़कर ग्राउंड के ऊपर दबाते हैं और कहते हैं कि बेवकूफ तुम अपने सर को नीचे ही रखो, अपना सर ऊपर मत करना वरना तुम यहाँ पर हर्ट हो जाओगे। तो चाइन भागती हुई सीधी डूजन के पास जाती है। वो जाकर उसे चेक करती है क्योंकि डूजन वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है। वो जाकर उसे चेक करती है तो उसे महसूस होता है कि इसकी हार्ट बीट तो रुक चुकी है, ये सांस नहीं ले रहा। डूजन वहाँ पर उसके सामने बिल्कुल वहाँ पर खामोश बैठा होता है और उसकी सांस भी रुक चुकी होती है। बाग दूर से चलाकर उसे कहता है कि मिस चाई हमें यहाँ से भागना होगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, वो मैनेजर मर चुका है, चलो छोड़ो उसको, यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि चाइन डूजन से प्यार करती है तो इसी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि हमारा डूजन सांस नहीं ले रहा होता। इसी वजह से वो फिर साथ ही रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मिस्टर ली प्लीज मुझे माफ करना के ऊपर यही हुआ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई और मेरी वजह से तुम यहाँ पर मर गए। वो साथ ही उसको गले लगाती है और वहीं पर उसके साथ ही लगकर रोना शुरू कर देती है कि वो बड़ा सा ट्रोल मॉन्स्टर जो होता है अभी पीछे अटैक कर रहा होता है। दूर खड़ा पाक ये सब कुछ देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर साथ ही वो भागता उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है आ रहा हूँ मिस चाइन, मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। तो मिस्टर चोई उसे कहते हैं बेवकूफ लड़के तुम क्या कर रहे हो, तुम उस लड़की के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगा सकते। पार्क उसे कहता है उस लड़की को बचाना होगा क्योंकि अगर उसने दोबारा अटैक किया तो मिस चाइन नहीं बच पाएगी। मिस्टर ली तो मर चुका है लेकिन हमें चाइन को बचाना होगा। मिस्टर चोई उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अब हम लोग क्या करें, हमें इसका साथ तो देना पड़ेगा। वो दूसरे से कहते हैं कैंग चलो जल्दी से तुम भी आगे बढ़ो, मैं फ्रंट के ऊपर जाता हूँ, जाकर उसे फ्रंट से फेस करता हूँ। तो वो अपनी शील्ड लेकर भागता हुआ सामने की तरफ आगे बढ़ता है, डायरेक्टली जाकर चैंपियन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगा है। लेकिन चैंपियन मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है, अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल क्रिएट करता है। जबकि मिस्टर चोई को भी समझ आ जाती है कि यहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि इसका अटैक इतना ज्यादा फास्टर होगा क्योंकि हमें तो लगा था कि ये स्लोअर अटैक करता है। बड़ा सा ट्रोल मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल फेंकता है। तो मिस्टर चोई अपनी शील्ड को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। उसकी शील्ड भी जल जाती है, आधी उसकी शील्ड टूट जाती है और वो भी पीछे की तरफ जाकर गिरता है और जख्मी हो जाता है। जबकि इसी वक्त दूसरी तरफ से पार्क अपने तीरों के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा था, उस बड़े से मॉन्स्टर के ऊपर। कहता है कि अब तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूँ, दूसरी तरफ देखना बंद करो, आ जाओ मेरे ऊपर अटैक करो। यहीं पर चाइन की कुछ बैकग्राउंड फ्लैशबैक्स को दिखाते हैं जहाँ पर उसे मिस्टर ली याद आ रहे होते हैं कि पहली बार वो ली से जब आकर मिली थी उस वक्त ली ने अपना इंट्रोडक्शन उसे कैसे करवाया था। साथ ही उसे वो सारी बातें भी याद आती है कि हमारे डूजो ने किस तरह उसे प्रैक्टिस करवाई थी, किस तरह उसे तलवार चलाना सिखाया था। तो ये सब कुछ सुनने के बाद, सब कुछ फ्लैशबैक देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मुझे लगा था कि मुझे एक नया घर मिल गया, मुझे एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं जहाँ पर आसानी से रह सकती हूँ, मुझे किसी के कमेंट्स की जरूरत नहीं है। तो उसके पास एक विंडो ओपन होती है, एक स्टार्ट विंडो, जिसमें उसे कहा जाता है कि तुमने यहाँ पर कंडीशंस को पूरा कर लिया, कंडीशंस पूरी हो चुकी है, अब तुम्हें यहाँ पर एक नया स्किल मिला है जिसका नाम वो है। दूसरी तरफ पार्क कभी भी उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने तीरों से अटैक कर रहा होता है। तो जब वो तीरों से अटैक कर रहा होता है तो मॉन्स्टर उसी की तरफ अब देखना शुरू करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। वो अपने मुंह के अंदर से एनर्जी बॉल फेंकता है, जल्दी से भागता हुआ साइड के ऊपर होने की कोशिश कर रहा होता है। इसी के साथ ही एनर्जी बॉल ग्राउंड के ऊपर गिरता है और वहाँ पर एक धमाका होता है जिसकी वजह से पार्क जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाता है। वो बेचारा पीछे की तरफ गिरता है तो उसके नीचे एक पत्थर पड़ा होता है जो कि उसकी कमर में लगता है। वो बेचारा वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि ये पत्थर यहाँ पर नीचे किसने रख दिया। इस तरफ मिस्टर चोई को दिखाता है कि मिस्टर चोई जख्मी होकर ग्राउंड के ऊपर पड़े होते हैं और साथ ही वो उसे कहते हैं कि तुम बेवकूफ दोबारा उसके ऊपर अटैक करने के लिए मत उठना, यहीं पर ग्राउंड के ऊपर पड़े रहो, मरने का नाटक करोगे तो फिर ये ट्रोल मॉन्स्टर तुम्हारे पर दोबारा अटैक नहीं करेगा। यहाँ से नेक्स्ट सीन में फिर से चाइन को दिखाया जाता है। चाइन को जो नया स्किल मिला है जिसका नाम वो है, वो स्पेशल स्किल जो है वो एक एस रैंक का स्किल है और उसकी जो टाइप है वो पैसिव टाइप है। स्किल के बारे में ये कहा जाता है कि अगर तुम किसी टारगेट को अपना लॉर्ड बनाना चाहती हो तो इस वाव स्किल की मदद से तुम उसे अपना लॉर्ड बना सकती हो। वो तुम्हारा लॉर्ड बन जाएगा तो उसकी आधी पावर तुम्हें मिल जाएंगे और साथ ही प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाएगी, यानी कि तुम उसको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट कर
पाओगी, तुम्हें वॉर्स की ब्लेसिंग मिलेंगी, तुम्हारे स्किल्स इंक्रीज होंगे, तुम्हारे स्टैट्स इंक्रीज होंगे, साथ ही जो जिसे तुम अपना लॉर्ड बनाओगे उसके ऊपर जो अटैक होगा वो अटैक भी वो 50% रिड्यूस हो जाएगा, अटैक पावर रिड्यूस होगी। लेकिन अगर यहाँ पर तुम्हारा बनाया हुआ लॉर्ड मारा जाता है दुश्मन के हाथों से, तो फिर यहाँ पर तुम्हें यानी प्लेयर को भी एक सख्त पेनल्टी को फेस करना पड़ेगा। फिर साथ एक विंडो ओपन होती है और उसमें से कहा जाता है क्या तुम ली डूजुन को अपना लॉर्ड बनाना चाहोगे? अगर तुम इसे इस वॉर स्किल के मुताबिक अपना लॉर्ड बना लेती हो, तुम दोबारा इसको चेंज नहीं कर पाओगे, इसी वजह से सोच समझकर फैसला करना। तो मिस चाइन कहती है ये क्या, इस स्किल के मुताबिक यहाँ पर मुझे कह रहे हैं कि मैं डूजुन को अपना मास्टर बना सकती हूँ। अगर इसको अपना मास्टर बनाया जा सकता है तो उसका मतलब यह है कि डूजुन अभी तक जिंदा है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है मिस्टर ली अभी तक जिंदा है, यहाँ पर सोचने की क्या जरूरत है, मैं इनको हर तरह से अपना लॉर्ड बनाने को तैयार हूँ। उसके हाथ पकड़ती है और कहती है हाँ ठीक है मैं इसे लॉर्ड बनाती हूँ। साथ ही वहाँ पर उसका स्किल कंप्लीट हो जाता है। स्किल कंप्लीट होने के बाद से कहा जाता है कि तुम्हें अपने लॉर्ड के 500 मीटर के रेडियस में ही रहना होगा। साथ ही बॉस ब्लेसिंग भी एक्टिवेट हो चुकी है और तुम्हारी पावर्स जो है वो डबल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चोई को दिखाते हैं जो कि उस बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर के सामने भाग रहे होते हैं। ट्रोल मॉन्स्टर उसके पीछे लगा होता है और उसके ऊपर बाबा अटैक कर रहा होता है, जबकि वो साइड के ऊपर कैंग से कह रहा होता है कि कमीने कहीं के जल्दी से उसे हील करो। पार्क से कहता है कि तुम भी जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ ताकि आकर मुझे कवर दे सको। पार्क उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर खुद ही वहाँ पर उसके सामने भागना होगा, उससे खुद ही बचो क्योंकि यहाँ पर मेरी हीलिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई। इस चाइन जो थी वो भागती हुई मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है और साथ ही वो कैंग से कहती है कैंग जाकर मिस्टर ली डूजुन को हील करो क्योंकि वो अभी तक जिंदा है, उन्हें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो वो उसे कहती है अच्छा ठीक है। इसी के साथ ही पार्क भी उठकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी बो को फिर से उठा लेता है और कहता है कि मिस चाइन ये काफी ज्यादा डेंजरस है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहा हूँ। कोई कैंग जो कि मॉन्स्टर के आगे आके भाग रहा था और पहले पार्क से कह रहा था कि मेरी मदद करने के लिए यहाँ पर आओ, आकर मुझे कवर दो। वो कहता है ये कमीना देखो सही लड़की के लिए उठकर खड़ा हो गया जबकि मेरे लिए उठकर खड़ा नहीं हो रहा था। तो पार्क के उठकर चले जाने के बाद मिस्टर चोई जो होता है वो भागता हुआ आकर उसके सामने आकर लेट जाता है कैंग के सामने और कैंग से कहता है कि चलो जल्दी से मुझे हील करो। उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर तुम्हें बार बार हील करने से मैं कोई मदद मिल रही है, मैं जाता हूँ जाकर उस मैनेजर को हील करके आता हूँ। जबकि वो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है नहीं पहले यहाँ पर मुझे हील करो उसके बाद जाकर उसे हील करना। उसे कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें पहले हील कर देता हूँ। दूसरी तरफ माँ ली को भी होश हो जाती है। माँ ली अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि अभी भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले हुआ क्या था। साथ ही उसके पास विंडो ओपन होती है। उसे कहा जाता है कि मिस चाइन ने तुम्हें अपना लॉर्ड सिलेक्ट किया है। डूजुन उसकी तरफ देखता और कहता है कि मुझे अपना लॉर्ड सिलेक्ट करने की वजह से उसके स्टैट्स इंक्रीज हुए हैं, अब उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। साथ ही वहाँ पर से एक पत्थर उठाता और कहता है कि मैं क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पर उसकी मदद करूँ, क्योंकि अगर मैं जाकर उसकी मदद करता हूं तो वो लोग कहेंगे कि ये थोड़ी देर पहले तो उसकी सांसें बंद हो गई थी, ये बुरी तरह जख्मी था, ये अचानक से उठकर यहाँ पर कैसे आ गया है। जो वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर रेस्ट निकाल लेता हूँ। दूसरी तरफ मिस चाइन जो होती है वो 3 स्टार वाले बड़े ट्रोल मॉन्स्टर्स का मुकाबला कारी होती है। वो अपनी तलवार लेकर उसके सामने पहुंच जाती है और बड़ी तेजी के साथ जिगजैग करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके साथ ही ट्रोल मॉन्स्टर अपने मुंह के अंदर से फायर निकालता है। इस बार वो सामने की तरफ बहुत सारी फायर को रिलीज करता है, वहाँ पर आग ही आग लगा देता है। मिस चाइन भी उसके अटैक के साथ हिट होने के बाद साइड के ऊपर जंप करती है। साइड के ऊपर हटने के बाद जैसे ऊपर की तरफ देखती है तो मॉन्स्टर उसके करीब पहुंच चुका होता है और अपना पांव ऊपर उठाकर उसे पांव के नीचे देने लगा है। लेकिन सेम उसी वक्त पीछे से पार्क अपना एरो चलाता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है। तो पार्क उसे कहता है कि मिस शाइन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें कवर देने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग यहाँ पर मिलकर इस बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर को मार पाएंगे या नहीं, और इस डंजन को कब क्लियर किया जाएगा ये भी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, म्यूरियम डीमन के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मिस चाइन उस बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है। जब वो अपना बड़ा सा पैर उठाकर चाइन को मारने लगता है, तो वक्त पार्क उसके ऊपर अटैक करता है और उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। इसी के साथ ही अब मॉन्स्टर जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है, वो उसके ऊपर एनर्जी बॉल से अटैक करता है। तो पार्क उठता है पीछे की तरफ गिरता है। वक्त चाइन अपनी तलवार लेकर उठ जाती है और कहती है कि अब मेरी बारी है, और इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करती है। उसके बाजू के ऊपर एक कट लगाती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अपना बाजू पकड़कर वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। साथ ही मॉन्स्टर उसके ऊपर पंजे से अटैक करता है, जिसकी वजह से चाइन लुढ़कती हुई काफी दूर जाकर गिरती है। दूर गिरने के बाद फिर से वो अपनी तलवार को उठाती है और सामने की तरफ देखती है। सामने की तरफ अपनी तलवार को लेकर वो स्टैब करने के लिए आगे बढ़ती है। इस बार वो माना की पावर को यूज कर रही होती है। वो माना के साथ जब उसके ऊपर अटैक करती है, उस मॉन्स्टर की बगल के ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। लेकिन वो बड़ी स्पीड से घूमकर उसके पीछे चली जाती है और पीछे जाने के बाद फिर से अपनी तलवार लेकर उसकी बैक के ऊपर एक जबरदस्त कट लगाती है। जब उसकी बैक के ऊपर कट लगाती है तो 3 सर वाला मॉन्स्टर वो भी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। हमारी चाइन रुक नहीं रही होती। हमारी चाइन अपनी
तलवार को घुमाते हुए बार बार उसके ऊपर कट लगाई जा रही होती है। मॉन्स्टर को भी अब पता चल चुका होता है कि उसके ऊपर बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, अटैक से बच नहीं पाएगा। पर मॉन्स्टर अपने हाथ को लंबा करते हुए सामने की तरफ स्टैब करता है। मिस चाइन वहीं पर खड़े खड़े अपने आप को घुमाती है, घूम कर बड़ी स्पीड के साथ उसके पीछे वाली साइड पर जाती है, ऊपर जंप करती है और उसके ऊपर अटैक करती है। मिस चाइन ऊपर जाने के बाद एक जबरदस्त किक मारती है। जैसे वो उसके घुटने के ऊपर किक मारती है, इसी के साथ ही मॉन्स्टर का घुटना वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर लगता है, वो नीचे बैठ जाता है। मिस चाइन ऊपर की तरफ जाती है और फिर से उसे एक जबरदस्त किक मारती है, जिसे मॉन्स्टर को पीछे की तरफ गिरा देती है। उस बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर के पीछे गिरने के बाद मिस चाइन कहती है तो फाइनली वक्त आ चुका है इस मॉन्स्टर को खत्म करने का। तो अपनी तलवार लेकर मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ पर जाकर अपनी तलवार को उसकी गर्दन के दंसा देती है और उस बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर को मार देती है। तो बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर के मरने के बाद, क्योंकि वो एक चैंपियन मॉन्स्टर था, तो उस मॉन्स्टर के मरने के बाद बाकी के सभी लोग इसी तरफ ही देख रहे होते हैं। वो कहते हैं जरा देखो मिस चाइन कितनी ज्यादा स्पेशल है। पार कहता है कि हमने तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल के साथ इस मॉन्स्टर को मारा है, जबकि चोई उसे कहता है कि शुक्र करोगे हम लोग अभी तक जिंदा है, वरना तुम्हारी वजह से हम लोग कब के मर चुके होते। तो उस लड़की के पीछे यहाँ पर इस ट्रोल मॉन्स्टर को मारने की जिद नहीं करते। तो डूजन भी दूर बैठा पत्थर के पास सब कुछ देख रहा था। डूजन कहता है लगता है कि ये पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो चुकी है और उसकी तलवारबाजी पहले से बेहतर हुई है। साथ ही वो अपने कपड़ों की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे वापस जाकर पहले अपने लिए कपड़े खरीदने होंगे, क्योंकि मेरे सारे कपड़े फट चुके हैं। अगर मैं इस तरह फटे कपड़ों के साथ घर जाऊंगा तो यूं ही बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। बार बार मुझसे पूछेगी कि मेरे कपड़े इस तरह से कैसे फटे हैं, क्योंकि मैंने अभी तक उससे नहीं बताया हुआ कि मैं डंजन के अंदर भी जाता हूँ। साथ ही में डूजन अपना शूज उतारता है, शूज के अंदर से रेत बाहर निकाल रहा था, कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारी रेत है, मेरे जूतों के अंदर भी घुस गई है। तो मिस्टर कैंग उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या। वो मैनेजर उठकर खड़ा हो गया, वो तो बिल्कुल ठीक है, लगता है कि उसे कोई चोट नहीं लगी। तो चाइन भी उस तरफ देखती है, जैसी वो उसकी बात सुनती है तो वो भागती हुई ली की तरफ चली जाती है और जाकर उसके साथ चिपक जाती है। आंख से देखने के बाद कहता है कि ये कमीना क्या कोई ज़ोंबी है, जो फिर से उठकर कैसे खड़ा हो गया, जो तो मर गया था। तो कैंग उसके पास आता है और आकर ली से पूछता है मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे बिल्कुल ठीक कैसे हो, तुम्हारे पर तो अटैक हुआ था और तुम उस अटैक से डायरेक्टली हिट हुए थे। तुम्हारा डूजन से कहता है कि मुझे कैसे पता होगा कि मैं बिल्कुल ठीक कैसे हूँ। मिस्टर कैंग उसे कहते तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें हील करता हूँ। अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसकी बॉडी को हील करना स्टार्ट करता है, लेकिन उसकी पावर्स काम नहीं करती। वो इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। तो पार्क उसे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा चौंक क्यों रहे हो। वो कहता है कि मेरी पावर्स काम नहीं कर रही। तो वो उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारी पावर्स काम क्यों नहीं कर रही। वो कहता है इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि इसको बॉडी के ऊपर कोई चोट है ही नहीं, इसे हील करने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से। तो मिस्टर चोई भी उठकर उनके पास आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जितना ज्यादा जाएंगे उतना ज्यादा खतरनाक माहौल बनता जाएगा। अभी 2 चैंपियन मॉन्स्टर्स और एक बॉस भी बाकी है, तो हमें लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। जिन उन लोगों से कहता है क्यों नहीं, मुझे लगता है कि हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। फिर साथ ही वो लोग कहते तो बताओ कि हम लोग यहाँ पर इन सभी मैजिक क्रिस्टल्स और बॉडीज को आपस में किस तरह डिवाइड करने वाले हैं। डूजन कहता है क्योंकि मैं गवर्नमेंट ऑफिस से हूँ, तो इसका मतलब यह है कि मैं यहाँ पर डंजन के अंदर से क्रिस्टल्स को आपस में बांट नहीं सकता, या फिर तुम्हारे पास से क्रिस्टल्स नहीं ले सकता क्योंकि ये इलीगल है। तो सभी लोग आपस में इसको बांट सकते हो। तो वो सभी लोग कहते हैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे आपस में बांट लेते हैं। डूजन उन लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर बाकी के हिस्सों को आपस में बांट लिया है, तो क्या मैं यहाँ पर तुम लोगों से एक फेवर मांग सकता हूँ, मुझे भी यहाँ पर से कुछ चाहिए। तो वो लोग उसे कहते हैं हाँ बताओ कि तुम्हें किस तरह का फेवर चाहिए। तुम्हारा डूजन कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर क्रिस्टल्स को नहीं लिया, तो क्या मैं वो तलवार रख सकता हूँ जो कि उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से निकली है। मैं वो वाली तलवार मिस चाइन को देना चाहता हूँ। तो क्या तुम लोग इस बात से एग्री करते हो कि मैं तलवार चाइन को दे सकता हूँ। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक दूसरे की तरफ देखने के बाद वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम उस तलवार को लेकर मिस चाइन को दे सकते हो, क्योंकि वैसे भी इस बड़े से मॉन्स्टर को मिस चाइन ने मारा, तो मिस चाइन इस तलवार को डिजर्व करती है। डूजन वो तलवार लेता है और जाकर चाइन को दे देता है। चाइन उस तलवार के साथ काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मिस्टर मैनेजर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, ये तलवार बहुत ज्यादा अच्छी है। क्योंकि पार्क उसे कहता है कि तुम तो एक नई तलवार के साथ बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, ये तलवार भी तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यहीं पर दोनों एस रैंक के हंटर्स को भी दिखाते हैं कि हान मिंजी और कैंग मिंचुक वो दोनों भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। मिंचुक वहाँ पर आने के बाद कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात है, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर ली डूजन और इसके साथ साथ मिस चाइन दोनों यहाँ पर होंगे, तुम दोनों तो वाकई में यहाँ पर हो। साथ ही वो साइड के ऊपर पड़े हुए बड़े से चैंपियन मॉन्स्टर की तरफ देखता है और कहता है लगता है कि मिस चाइन तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हो, तुमने यहाँ पर एक बड़े से ट्रोल मॉन्स्टर को मार दिया जिसे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं थी। चाइन उसे कहते हैं कि मास्टर मिंजू का आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी इतनी तारीफ करने के लिए। जबकि ली उसी वक्त आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लास्ट टाइम तुमने जो गिफ्ट में सूट दिया था वो सूट बहुत ज्यादा वेल डिजर्व्ड है, सूट की मदद से यहाँ पर मैं काफी ज्यादा मदद मिली है। मिंजू को से कहता है क्योंकि मैं शर्त हारा था तो फिर मुझे यहाँ पर तुम्हें वो सूट देना तो था ही, इसी वजह से। और ऊपर से ये मिस चाइन के ऊपर बहुत ज्यादा क्यूट भी लग रहा है, लेकिन अंदर से मिंजू काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वो शर्त हारा था। तो इसी के साथ ही मिंजी आगे बढ़ती है और उसे कहती है मिंजू ब्रदर मुझे लगता है कि हमें आगे चलना चाहिए, हमें बहुत सारा काम करना है, इस डंजन को क्लियर करना है ताकि सभी हंटर्स बाहर जा सके। मिंजू को से कहता है अच्छा ठीक है चलो फिर यहाँ से चलते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं इससे बदला जरूर लूंगा। मिंजू तो वहाँ से आगे बढ़ जाता है जबकि मिंजी भी वहीं पर खड़ी होती है। मिंजी अपने पास से अपना कार निकालते कार इस ग्रुप का और हमारे डूजन को
देते हुए कहती है तुम्हें लगे कि तुम यहाँ पर ट्रांसफर करने के लिए रेडी हो तो फिर से कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर मेरा नंबर लिखा हुआ है। डूजोन उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तो मिंजी उसे कहती है कि मेरी कहने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर मिस चाइन की बात कर रही हूँ, अगर तुम मिस चाइन को हमें देने को तैयार हो तो कांटेक्ट कर लेना। तो ये बात सुनने के बाद वहाँ डूजोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने अभी भी क्या कहा कि तुम्हारा नाम हान मिंजी है। साथ ही उसके कार्ड को फाड़ देता है और उसे कहता है सभी लोग बाकी जैसे हो, तुम सभी लोग एक जैसे हो, बिल्कुल वैसे मिंजू की तरह तुमने यहाँ पर यही बात की। लोगों को क्या लगता है कि एक हंटर कोई ऑब्जेक्ट होती है, क्या तुम्हें लगता है कि मिस चाइन कोई ऑब्जेक्ट है जिसे तुम इतनी आसानी के साथ किसी के पास से भी ले सकते हो? कोई ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक जीता जागता इंसान है। डूजन वहाँ पर उसके कार्ड को फाड़ता है। वो तीनों हंटर इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कहीं ये मैनेजर पागल तो नहीं हो गया, इसने एक एस रैंक के हंटर के कार्ड को फाड़ दिया। डूजन उसे कहता है कि तुम लोग जहाँ पर से चाहे वहाँ पर से जाकर अपने लिए हंटर्स को खरीद सकते हो या फिर हंटर्स को बेच सकते हो, लेकिन अगर वो हंटर यहाँ पर मेरा आदमी है तो फिर उस हंटर को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। मेरे लोगों को मैं हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, ताकि वो अपनी तरफ से खुद तुम्हारे पास आना ना चाहे तब तक मिस चाइन तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं जाएगी। और साथ ही वो अपनी पावर्स को प्रेशर को रिलीज कर रहा होता है। डूजन उसे कहता है कि ये तुम लोगों के लिए फाइनल वार्निंग है, अगर दोबारा तुम लोगों ने कभी भी मिस चाइन के बारे में हैंड ओवर का लफ्ज यूज किया है यानी कि उसे कोई ऑब्जेक्ट समझा तो फिर मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। क्योंकि दो एस रैंक के हंटर्स यहाँ पर आ चुके हैं तो वो दोनों एस रैंक के हंटर्स बाकी के डंजन को क्लियर करते हैं, जबकि हमारे डूजन और चाइन वो लोग वहाँ से बाहर निकल आते हैं। डूजन वहाँ से बाहर निकलने के बाद सबसे पहले ड्रेस शॉप के ऊपर जाता था ताकि अपने लिए वहाँ पर से जाकर एक ड्रेस ले सके। तो अपनी ड्रेस खरीदने के बाद वो कहता चलो शुक्र है कि मुझे एक ड्रेस मिल गई, यूं मेरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाली थी। वहाँ डूजन साथ ही अपने दोस्तों को कॉल मिलाता है क्योंकि वो लोग इस डंजन को क्लियर करने की वजह से पार्टी मना रहे होते हैं, वो बिजनेस पार्टी मना रहे होते हैं, साथ ही वहाँ पर मजा कर रहे होते हैं। डूजन बॉस को कॉल करता है और उसे कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे कल जल्दी जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। बॉस से कहता है चलो कोई बात नहीं। साथ ही उसे कहता है लेकिन लड़के तुमने वहाँ पर एक एस रैंक के हंटर का कार्ड फाड़ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। युक्सु भी उसे कहता है हाँ बॉस, हाँ डूजन मुझे लगता है कि तुमने उसका कार्ड फाड़ का कुछ ज्यादा ही कर दिया, लेकिन साथ ही वो उसे कहता है पर मुझे लगता है कि मुझे काफी ज्यादा मजा आया इसकी वजह से तुमने उसका कार्ड फाड़ा, क्योंकि वो लोग अपने आप को कुछ ज्यादा ही समझते हैं। इस गिल्ड के लोग कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है और तुमने उनकी एरोगेंसी को कम कर दिया। युक्सु से कहता है कुछ वक्त ऐसे होते हैं जब हमें किसी के सामने अपना सर झुकाना पड़ता है, लेकिन कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़ा होना पड़ता है। इस गिल्ड एक बहुत ही बड़ा गिल्ड है, उनके पास एस रैंक के हंटर्स भी हैं और हमारा पब्लिक ऑफिस तो एक बहुत ही छोटा ऑफिस है, फिर भी हमें यहाँ पर उनके सामने खड़े होने का पूरा हक है। दोबारा कभी वो लोग यहाँ पर ये कहने के लिए आते हैं कि हमें चाहे उनको हैंड ओवर करनी है तो फिर दोबारा से हम लोग इसी तरह गुस्सा करेंगे, यहाँ तक कि हम लोग उनको पीटेंगे भी, उनको दिखा देंगे कि हमारा गवर्नमेंट ऑफिस इतना बुरा नहीं है जितना वो लोग समझते हैं। फिर साथ ही युक्सु से कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ, क्या मैं भी तुम्हारे लोगों में शामिल हूँ? क्योंकि तुम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हो, तुम हमें प्रोटेक्ट करोगे। फिर साथ ही वो वहाँ पर पीना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो फोन को बंद करो, चलो जल्दी से पीते हैं। जबकि हमारा डूजन कहता है जरा देखो तो ये सभी लोग कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं और पी कर टल्ली हो चुके हैं, मुझे भी जल्दी घर जाना है, तो फिलहाल के लिए मैं अपने घर जाता हूँ और जाकर जुनही से देखता हूँ कि जुनही क्या कर रही है। हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट कर किस रूप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस म्यूरियम डीमन के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूं। लास्ट एपिसोड के एंड पे डूजन और चाइन दोनों एक बी रैंक के डंजन को क्लियर कर देते हैं और डंजन को क्लियर करने के बाद चाइन जो होती है वो अपने क्रू मेंबर्स के साथ जाकर पार्टी मना रही होती है, जबकि हमारा डूजन अपने घर वापस जा रहा होता है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि हमारा डूजन घर वापस पहुंच जाता है। जैसे वो घर पहुंचता है जुनीर से देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन साथ ही वो उसके कपड़ों को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान भी होती है और उसे कहती है क्या तुमने नए कपड़े खरीद लिए? तुम्हारा डूजन उसे कहता हाँ मैंने नए कपड़े खरीद लिए क्योंकि सेल लगी हुई थी और वहाँ पर एक ग्रैंड माँ थी। ग्रैंड माँ को देखकर मुझे बहुत ज्यादा तरस आया, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे सूट थे लेकिन कोई खरीद नहीं रहा था, तो मैंने उसके पास से ये सूट खरीद लिया। इसी वजह से मैंने ये सूट खरीदा है क्योंकि वो गरीब थी। सुनने के बाद जुनियर से कहती है क्या वाकई में कोई ग्रैंड माँ इस तरह के सूट भी बेचती है? डूजन उसे कहता है हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। फिर साथ ही वो से कहता है मुझे एक कप चाय चाहिए, क्या तुम मेरे लिए कप चाय बनाओगी? तो जुनियर से कहती है हाँ क्यों नहीं डैड, मैं अभी जाती हूँ तुम्हारे लिए बनाकर लाती हूँ। और साथ ही वो सोच रही होती है क्या मैं अपने डैड से उस हंटर लाइसेंस के बारे में पूछूं और साथ ही उस क्रिस्टल के बारे में पूछूं। वो जाकर पॉट के अंदर पानी भर रही होती है क्योंकि वो उनसे चाय बनानी है। तो वो साथ सोच रही होती है कि मेरे फादर तो पब्लिक ऑफिस के एम्प्लॉय हैं, लेकिन क्या हो सकता है कि वो रात के वक्त एक हंटर का काम भी करते हो। कहीं पर वो अपने डैड के बारे में तरह तरह की बातें सोच रही होती है, जैसे कि डैड उसके एक बैटमैन है और रात के वक्त वो निकलते हैं। नहीं कहती है लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर सकते हैं। फिर साथ ही वो कहती है मिस चाइन वो भी तो रात के वक्त एक हंटर बन जाती है, तो कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे डैड और मिस चाइन दोनों एक साथ मिलकर रात के वक्त
सख्त हंटर बन जाते हैं। यहाँ पर वो जेम्स बॉन्ड, मिशन इम्पॉसिबल, इस तरह की कुछ मूवीज के बारे में सोच रही होती है कि मेरे डैड और जुनही दोनों मिलकर ऐसे करते होंगे, सॉरी चाइन दोनों मिलकर ऐसे करते होंगे। तो जुनही ने पॉट में चाय डालकर चूल्हे के ऊपर रख दी होती है और साथ ही वो साइड के ऊपर खड़ी गुस्सा आ रही होती है कि इस बारे में कैसे ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि चाइन के साथ वो अपने डैड को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहती। इसी वजह से तुम्हारा डूजन भी वहाँ पर पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुमने वाटर को बॉइलिंग के लिए रखा हुआ है और ज्यादा ही बॉइल हो चुका है। तो जुनही से कहती है हाँ हाँ ठीक है मुझे पता है। के साथ उसका हाथ लगता है और पॉट जो होता है वो चूल्हे के ऊपर से नीचे की तरफ गिर जाता है। वो बेचारी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, जबकि हमारा डूजन जल्दी से आगे बढ़ता है और अपने दोनों हाथ सामने की तरफ करते हुए स्पॉट को अपने हाथों से पकड़ लेता है। हालांकि वो पॉट बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन वो अपने हाथों से हाली हाथों के साथ इस पॉट को उठाकर ऊपर रखता है और कहता है जुनही ये तुम क्या कर रही हो, आसपास ध्यान रखा करो ना, तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो जुनही से कहती है तुम तो इस वक्त गर्म पॉट को टच कर रही हो, क्या तुम्हारा हाथ नहीं जल रहा? डूजन भी इसकी बात सुनने के बाद जल्दी से स्पॉट को वहीं पर रख देता है और उसे कहता है कि ये इतना भी गर्म नहीं है, मैंने इसको आसानी से पकड़ लिया क्योंकि ज्यादा गर्म नहीं था। जुनही से कहती है लेकिन इसके अंदर से तो विसल निकल रही है, इसका मतलब यह है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है, यानी कि 100 सेंटीग्रेड पर तो होगा। उसके बाद जुनही जो होती है वो उसकी हाथ धुलाती है और उसे कहती है चलो जल्दी से पानी के नीचे अपने हाथ रखो और इनको वॉश करो। साथ ही वो काफी ज्यादा उदास भी होती है और उसे कहती है प्लीज मुझे माफ करना, मेरी गलती की वजह से तुम्हारे हाथ जल गए। डूजन उसे कहता है कि प्लीज तुम्हें इस तरह के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथ बिल्कुल ठीक है, मेरे हाथ जले नहीं है। जुनही से कहती है डैड जरा रुको, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और वो जल्दी से भागती हुई अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद अपने पास एक लेटर लेकर उसके पास आती है और उसे कहती है ये देखो इस लेटर के ऊपर क्या है। डूजन उसे कहता है ये तुम्हारी इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन है, इस इंटरेस्ट इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यह है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी इंटरेस्ट सेरेमनी में एंटर होना है। और तो जुनही से कहती है ये ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं तो बस तुम्हें बस दिखाना चाहती थी कि बहुत ही जल्दी मेरी एकेडमी स्टार्ट होने वाली है, मैं नहीं चाहती कि तुम वहाँ पर आओ, मैं तो ऐसा बस सोच रही थी कि काश तुम वहाँ पर आ पाते। तुम्हारा डूजन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये तो अगले मंडे से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर सारे सोचने के बाद वो कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगा, अगले मंडे को मैं तुम्हारी इंटरेस्ट सेरेमनी में आ जाऊंगा जहाँ पर तुम्हें रिक्रूट किया जाने वाला है एकेडमी के लिए। सुनने के बाद उसे कहती है कि वाकई में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया डैड। एक्शन में ऑफिस का दिखाया जाता है। हमारा डूजन ऑफिस में आता है और सामने बॉस के पास जाता है और उसे कहता है कि चीफ मुझे आपसे बात करनी है। तो चीफ उसे कहते हैं बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि मुझे अगले मंडे की हाफ लीव चाहिए, बहुत ही जरूरी काम करने के लिए जाना है। तो बॉस उसे कहता है क्या तुम्हारे पास कोई वजह है, वजह बताओगे? तुम्हारा डूजन कहता है नहीं वो पर्सनल है, वो नहीं बता सकता। कहता है अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वजह बहुत ज्यादा पर्सनल है, इसी वजह से तुम बता नहीं सकते, तो मैं भी तुमसे नहीं पूछूंगा। ठीक है तुम छुट्टी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एक दिन छुट्टी कर लेने की वजह से काम बंद हो जाएगा, लेकिन वैसे हमारा काम बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा क्योंकि उस दिन सुबह छुट्टी करने वाला है। युक्सु उस दिन छुट्टी करके बहुत ही जल्दी सियोल सिटी में नए बच्चे जो है वो अकेडमी में एडमिशन ले रहे हैं, हंटर्स अकेडमी में, और इसी वजह से वहाँ पर एक इंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है। तो युक्सु उस इंट्रेंस सेरेमनी को तुम्हारे बिहाफ के ऊपर ज्वाइन करने वाला है। हालांकि वहाँ पर तुम्हें भेजा जाना था, लेकिन क्योंकि तुम्हारे पास पहले से एक हंटर है, तुम्हें मिस चाइन की ट्रेनिंग करनी है, तो फिर इसी वजह से हमने तुम्हारा नाम वहाँ पर रिकमेंड नहीं किया। मिस चाइन को जाकर संभालो, मिस चाइन को तुम ट्रेन करो, सब कुछ युक्सु संभाल लेगा। तुम्हारा डूजन कहता है ठीक है मैं समझ गया। फिर साथ ही वो कहता है कि मैं यहाँ पर अपनी इस हाफ लीव की बात को वापस लेता हूँ। अभी मैंने आपसे जो हाफ लीव लेने के बारे में बात की थी, हाफ लीव मुझे नहीं चाहिए। बॉस उसे कहते हैं क्या हुआ, तुम अचानक से यहाँ पर क्या हो गया? ऐसा नहीं है कि अगर तुम छुट्टी करोगे तुम्हारा काम नहीं चलेगा, अगर तुम्हें छुट्टी चाहिए तो तुम छुट्टी कर लो, कोई बात नहीं मैं संभाल लूंगा। तुम्हारा डूजन वहाँ पर सोच रहा था कि मुझे जाकर युक्सु से बात करना होगी क्योंकि वो भी तो इंट्रेंस सेरेमनी में जाने वाला है, तो उसकी जगह के ऊपर मैं चला जाता हूँ। सीन में बाहर का दिखाया जाता है, ये दोनों कैफे मिलते हैं जहाँ पर हमारा डूजन युक्सु को सारी बात बताता है और उसे कहता है कि मुझे छुट्टी चाहिए। तो युक्सु से कहता है लेकिन तुम वहाँ पर जाना क्यों चाहते हो, वहाँ पर इंट्रेंस सेरेमनी तुम्हारा क्या काम है? डूजन को यहाँ पर मजबूरन युक्सु को सारी बात बतानी पड़ती है। वो उसे बेटी के बारे में बताता है कि उसकी एक बेटी भी है। ये बात सुनने के बाद युक्सु काफी ज्यादा हैरान होता है। तुम्हारा डूजन उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं फिलहाल के लिए सारी बात तो नहीं समझा सकता, मैं चाहता हूँ कि बाकी सभी से इस बात को सीक्रेट रखना, सभी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। युक्सु से कहता है कि बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। तुम्हारा डूजन उसे बताता है कि उसकी उम्र 26 साल है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है? अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई, क्या ये तुम्हारी नाजायज बेटी है? डूजन उसे कहता है कि नहीं वो मेरे बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बल्कि वो मेरे भाई की बेटी है और मेरे पास रहने के लिए यहाँ पर आई है और हम दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। तो उसकी बात सुनने के बाद बिल्कुल भी उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर साथ भी उसे कहता है चलो ठीक है अब ये तुम्हारे पास स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर ठीक है तुम वहाँ पर जा सकते हो, अगर खुद ही बॉस इस बारे में बात कर लूंगा। तुम मंडे वाले दिन उस इंट्रेंस सेरेमनी में चले जाना। सिनेमा एकेडमी का दिखाया जाता है मंडे वाले दिन का। मंडे वाले दिन क्योंकि यहाँ पर रश लगा होता है, बाकी के सारे बच्चे जिनकी एंट्रेंस सेरेमनी होने वाली है उनके फादर और उनके जानने वाले भी यहाँ पर आए होते हैं। डूजन वहाँ पर आता है और उसे कहता है कि यहाँ पर इस
एक्सपेंसिव स्कूल में देखो जरा कितना ज्यादा रश लगा हुआ है। सभी लोग यहाँ पर अपने बच्चों के एंट्रेंस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं। डूजून भी वहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त पीछे रश लग जाता है। सभी लोग भागते हुए जा रहे होते हैं और कहते हैं यहाँ पर तो हान मिंजी है, हान मिंजी है। हान मिंजी भी वहाँ पर आ चुकी होती है, तो वो सभी लोग हान मिंजी के पास आते हैं और आकर उसका ऑटोग्राफ मांग रहे होते हैं। डूजून इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, ये तो हान मिंजी है, ये लड़की यहाँ पर इस तरह की जगह के ऊपर भी आती है, ये यहाँ पर क्या करने के लिए आई होगी। मिंजी की नजर भी हमारे डूजून के ऊपर पड़ती है, तो वो जल्दी से भागती हुई उसके पास आती है, उसके सामने अपना सर झुकाती है और उससे माफी मांगती है और उसे कहती है मिस्टर ली प्लीज मुझे माफ कर देना, लास्ट टाइम आपसे जो भी मुझसे जो मिस्टेक हुई थी उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और आपने मेरे साथ रूडली बात की थी, बात ही मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन मैंने भी तो आपके साथ बहुत ही बुरे तरीके से बात की थी। कि सभी लोग जल्दी से उस तरफ देखते हैं, फोटोज खींचना शुरू कर देते हैं और कहते हैं देखो तुझे यहाँ पर क्या हो रहा है। मिंची एक बंदे के सामने अपना सर झुका रही है, अगर ये उसके सामने अपना सर झुका रही है तो इसका मतलब यह है कि ये बंदा भी कोई बहुत ही पावरफुल हंटर होगा या फिर कोई बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंस वाला वीआईपी बंदा होगा। डूजून उन सभी की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये पब्लिक में यहाँ पर मुझसे माफी मांग रही है तो मुझे भी यहाँ पर पब्लिक में इससे माफी मांगना पड़ेगी। तुम्हारा डूजून से कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मैं भी वहाँ पर उस दिन तुम्हारे साथ बहुत ही रूडली बात की थी और साथ ही तुम्हारा कार भी फाड़ दिया था, तो ये सारी मेरी भी गलती है, तो मैं भी अपने बिहार से तुमसे माफी मांगता हूँ। ऐसी डूजून ये वाली बात करता है तो साइड के ऊपर जो लोग खड़े होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं कि इसकी हिम्मत कैसी हुई मान मिंजी के हुए कार को फाड़ने की और साथ उसके साथ बदतमीजी करने की। तो डूजून सोच रहा था लगता है कि इसने जानबूझकर किया, इसने जानबूझकर मुझसे माफी मांगी जिसकी वजह से पब्लिक में मुझे भी इससे माफी मांगना पड़ी। ठीक है, साथ ही हान मिंजी फिर से अपने पास से अपना कार्ड निकालती है और डूजून से कहती है मिस्टर ली प्लीज इसको रखे। तुम्हारा डूजून से कहता है कि फिर से तुम ये मुझे कार्ड क्यों दे रही हो। वो उसे कहती है कि ये कार्ड मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पर्सनली जानना चाहती हूँ, इसी वजह से। इसका मिस चाइन के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, हम तुमसे मिस चाइन को बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो या फिर कभी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी तो बताना, मुझे कॉल कर लेना। तुम्हारा डूजून से कहता है ठीक है, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे इस कार्ड को रख लेता हूँ और हमारा डूजून उसके कार्ड को रख लेता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो म्यूरियम डीमन के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हो तो हमारा डूजून और इसके साथ में हान मिंजी दोनों बाहर खड़े होते हैं कि उसी वक्त अंदर से अनाउंसमेंट होती है और उनसे कहा जाता है कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो सभी लोग अंदर आ जाओ क्योंकि हम लोग एंट्रेंस सेरेमनी को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। यहीं पर कुछ नए स्टूडेंट्स को भी दिखाते हैं, ये सभी के सभी नए स्टूडेंट्स होते हैं जहाँ पर नए स्टूडेंट्स हैं, इसी वजह से इनको एंट्रेंस सेरेमनी में बुलाया गया है। यहीं पर हमारे जुनी को भी दिखाते हैं कि सियोल जुनी भी इन सभी लोगों में वहाँ पर खड़ी होती है। हान मिंजी ऊपर वाली रो में खड़ी होती है और ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर खड़े होकर वो नीचे हमारे डूजून को घूर घूर कर देख रही होती है और कहती है कि मुझे इस बार में कोई भी गलती नहीं लगी। लास्ट टाइम जब इसने मुझसे गुस्से से बात की थी, मेरा कार्ड फाड़ा था, वक्त इसकी आंखों के अंदर से जो दबाव निकल रहा था, जो प्रेशर निकल रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ एक हंटर ही रिलीज कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि ये एक हंटर है। अब तक ये अपने आप को यहाँ पर छुपा कर रखेगा, एक न एक दिन इसे दुनिया के सामने आना पड़ेगा। इतना ज्यादा प्रेशर तो एक गैस रैंक के हंटर का भी नहीं होता जितना इसने रिलीज किया था। कि हमारा डूजन को भी वहाँ पर महसूस होता है कोई उसे देख रहा है। हान मिंजी कहते हैं कि मुझे बस यहाँ पर इंतजार करना है, बहुत ही जल्दी से हमारी हंटर्स की दुनिया में आ ही जाएगा क्योंकि आज ना काली से एक हंटर बनना ही पड़ेगा। डूजन वहाँ पर यूनी को ढूंढ रहा होता है, वहीं पर भीड़ के अंदर भी उसे यूनी दिखाई दे देती है। वो कहता है ये क्या, ये यूनी है। वो अपने आप से कहता है कहीं पेरेंट होना इसका मतलब तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर इतनी भीड़ में भी अपनी बेटी को ढूंढ लिया है। साथ ही वहाँ पर दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और उन सभी लोगों से कहा जाता है कि हम लोग आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कुछ बहुत ही खास लोगों से। तो सबसे पहले यहाँ पर कोरिया हंटर ब्यूरो के चीफ मिस्टर जंग से मिले। मिस्टर जंग जोंगचुल आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये हमारी एकेडमी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। के बाद मिस हान मिंजी हैं जो कि कारिस गिल्ड से यहाँ पर स्पेशली आप लोगों के लिए आए हैं। पर ये सारे अपनी सेरेमनी को पूरा कर रहे थे जबकि हमारा डूजून अपने मोबाइल लेकर वहाँ पर खड़ा होता है। साथ ही वो सोच रहा होता है कि क्योंकि अब मेरी बेटी ने यहाँ पर एंट्रेंस सेरेमनी को पास किया है तो हम दोनों यहाँ से इकट्ठे निकलेंगे, तो क्यों ना हम लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं। तो वहाँ पर अपने मोबाइल के ऊपर अच्छा रेस्टोरेंट चेक कर रहा होता है। इसी के साथ ही वहाँ पर एक लड़की को दिखाते हैं कि जिससे रूल्स के बारे में पूछा जाता है कि यहाँ पर हंटर बनने के बारे में और अकेडमी को ज्वाइन करने के बारे में क्या रूल्स हैं। लड़की वहाँ पर ऊपर खड़ी होकर उनको रूल्स के बारे में बता रही होती है, जबकि हमारे डूजून के पास खड़ी दो लड़कियां, दो औरतें जो होती है वो आपस में बात कर रही होती है। एक कहती है क्या तुम्हें पता है कि ये लड़की कौन है। लड़की जिसको स्वर्ड एम्पर कहते हैं ये उसकी बहन है। बताया कि इस वक्त तुम्हारे कोरिया में जो नंबर 1 एस रैंक का हंटर है ये उसकी छोटी बहन है। दूसरी उसे कहती है हाँ मैंने भी इस बारे में सुन रखा है, मैंने सुना है कि ये लड़की खुद भी काफी ज्यादा अच्छी है। ये लड़की असेसमेंट के दौरान इसे ए रैंक दिया गया था, इसका मतलब यह है कि फ्यूचर में ये भी एक एस रैंक की हंटर बनने वाली है। थोड़ी देर के बाद उनके एंट्रेंस अकेडमी की जो सेरेमनी होती है वो खत्म हो जाती है और उनसे कहा जाता है कि ठीक है अब सभी लोग जा सकते हो। तो सभी लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं। हमारा डूजून भी बाहर आकर खड़ा हो जाता है और उस वक्त यूनी वहाँ पर आती है और काफी ज्यादा खुश होती है। वो उसे कहती है अदर प्लीज मुझे माफ करना, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया। तुम्हारा डूजून से कहता है कोई बात नहीं, हमारी एंट्रेंस सेरेमनी तो बस 2 घंटे में खत्म हो गई। और उसके बाद वो अपने पास से फूलों का बुके निकालता है और उसे कहता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो। तो यूनी उसके पास से फूलों का बुके लेने के बाद फिर साथ ही रोना शुरू कर देती है। डूजून उसे कहता है कि तुम्हें क्या
हुआ, क्या तुम्हें ये फूल पसंद नहीं आए? वो उसे कहती है नहीं मुझे फूल पसंद आए। तुम्हारा डूजून उसके लिए किसी बीफ वाली शॉप के बारे में उसे बता रहा था कि मैंने यहाँ पर आसपास एक रेस्टोरेंट देखा है जहाँ पर हम लोग बीफ रिब्स खा सकते हैं, जबकि वो उसे किसी और चीज के बारे में बता रही थी कि यहाँ पर आसपास एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। साथ उन्हें पीछे बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है, सभी लोग शोर मचा रहे होते हैं। तो वो दोनों पीछे की तरफ देखते हैं और कहते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है। वहाँ पर नंबर 1 हीरो आया होता है, एस रैंक का नंबर 1 हीरो जिसे तो स्वर्ड एम्परर भी कहते हैं, वहाँ पर आया होता है। तो वो सभी लोग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जंग जंगशुल और उसके साथ हान मिंजी वो लोग भी वहीं पर होते हैं। वो सभी लोग वहीं से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सभी लोग उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर स्वर्ड एम्परर को पहली बार दिखाते हैं जिसका नाम गैंग जून है, गैंग जून जिसे स्वर्ड एम्परर भी कहते हैं। डूजून जुनही के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। तो हान मिंजी से हेलो बोलती है और उसे कहती है कि मिस्टर ली क्या तुमने खाना खा लिया? तुम्हारा डूजून से कहता है कि हम लोग खाना खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं। देखने के बाद जुनही काफी ज्यादा हैरान होती है कि मेरे फादर तो हान मिंजी को भी जानते हैं। तो हान मिंजी से कहती है तुझे तो अच्छी बात है कि तुमने अभी तक किसी होटल को सिलेक्ट नहीं किया, तो फिर हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हम एक साथ चलते हैं। हान मिंजी जुनही के पास आती है और उसे कहती है कि लड़की तुम्हें इस बात से कोई बुरा तो नहीं लगेगा कि हम तुम्हारे साथ जा रहे हैं? कहते हैं क्यों नहीं, मुझे इस बात से क्यों बुरा लगेगा, मैं तुम्हारे जैसी हंटर के साथ जाकर खाना खाना चाहूंगी। मिस्टर जंग भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं। तो वो से पूछते हैं कि अब ये कौन लोग हैं? तो हान मिंजी से कहती है कि ये वही हंटर है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। आपको बताया था ना कि हंटर्स ब्यूरो में एक हंटर है मिस चाइन, हम लोग उसको हासिल करना चाहते थे, लेकिन ये उसका कॉन्ट्रैक्टर है जो उसका मैनेजर है, इसके साथ हमारी काफी सारी बहस भी हुई थी। तो मिस्टर जंग उसे कहते हैं अच्छा तो ये वो बंदा है। मिस्टर ली डूजन मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और हमारा ली डूजन भी से मिलकर काफी ज्यादा हैरान और खुश भी होता है। हान मिंजी आगे बढ़ती है, जुनही के कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे कहती है तो मिस्टर ली मुझे ये बताएं क्या ये आपकी छोटी बहन है? तुम्हारा डूजन उसे कहता है नहीं ये मेरी बेटी है। ये बात सुनने के बाद हान मिंजी बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर साथ ही उसे कहती है कि बेटा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो जुनही से कहती है कि मेरा नाम सियोल जुनही है। बात सुनने के बाद हान मिंजी काफी ज्यादा हैरान होती है कि इसका नाम सियोल जुनही है, जबकि डूजन का नाम ली डूजन है, यानी कि इन दोनों के सरनेम्स भी आपस में नहीं मिलते। तुम्हारा डूजन से कहता है कि ये स्पेशल केस है, तुम्हें बाद में समझाऊंगा। स्वर्ड एम्परर जो होता है वो भी अपनी बहन को लेकर उसी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। वो अपनी बहन से कहता है कि चलो जल्दी करो ना, सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो उसकी बहन उसे कहती है भैया क्या तुम मेरे साथ जरा तमीज से बात नहीं कर सकते? मैं फ्यूचर की एस रैंक की हंटर बनने वाली हूँ और यहाँ पर बाकी के सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं सिवाय तुम्हारे, तुम मेरे साथ हमेशा बदतमीजी से बात करते हो। मिस्टर जंग उन लोगों से कहते हैं कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम दोनों को भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम लोग भी यहाँ पर आ जाओ क्योंकि स्वर्ड एम्परर और मिस्टर ली डूजन हम सभी लोग मिलकर एक ही रेस्टोरेंट में जाने वाले हैं खाना खाने के लिए। तुम्हारा डूजन स्वर्ड एम्परर की तरफ देखता है, स्वर्ड एम्परर डूजन की तरफ देखता है। साथ ही हमारा ली डूजन जो होता है उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे हेलो बोलता है, जबकि दूसरी तरफ से फंक्शन भी उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे हेलो बोलता है। तो जुनही जहाँ पर हमें नंबर 1 हंटर के बारे में बता रही होती है और कहती है कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा है। वो कहती है बंदे ने यहाँ पर इस हंटर्स अकेडमी की बुनियाद रखी थी और साथ ही इसी बंदे ने लोगों को शिक के बारे में बताया था और जियोम के बारे में बताया था कि इन पावर्स को किस तरह यूज करना है। बंदा आज इसी वजह से इतना ज्यादा फेमस है क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे हंटर्स जो है वो अभी तक कोरिया में तैयार हो पाए हैं। तो दूसरी तरफ स्वर्ड एम्परर को दिखाते हैं कि वो हमारे डूजन के पास खड़ा होता है और उससे पूछ रहा होता है क्या तुम भी एक हंटर हो, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम एक हंटर हो, तुम्हारी फिजिक काफी ज्यादा अच्छी है। डूजन उसे कहता है कि नहीं मैं कोई हंटर नहीं हूँ बल्कि मैं पब्लिक ऑफिस में काम करता हूँ। तो स्वर्ड एम्परर से कहता है कि ये तो बहुत ही बुरी बात है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगर तुम एक हंटर बनने का फैसला करते हो तो तुम एक बहुत अच्छे हंटर बनोगे। तो डूजन से कहता है कि नहीं मुझे हंटर नहीं बनना, जो काम करता हूँ मैं उसी काम के साथ बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो इसी के साथ ली डूजन कहता है कि चलो जुंजो यहाँ पर आओ और आकर इनको हेलो बोलो। बहन का नाम ली जुंजो होता है। तो शुंजू अपने भाई की बात सुनने के बाद अपने भाई से कहती है लेकिन मैं यहाँ पर अपने से कमजोर लोगों को हेलो बिल्कुल भी नहीं बोलती, ये मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर है तो मैं इसे हेलो क्यों बोलूंगी। तो ये बात सुनने के बाद उसका भाई गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि शुंजू क्या तुम यहाँ पर मुझसे मार खाना चाहती हो, जल्दी से आगे बढ़ो और इनको हेलो बोलो। तो शुंजू आगे बढ़ते हैं और उन दोनों को हेलो बोलती है। उसमें काफी ज्यादा गुस्सा भी होती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इस मिस्टर को तो बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं करने वाली क्योंकि ये लड़की तो एक हंटर बनने वाली है, लेकिन ये मिस्टर तो कभी भी एक हंटर नहीं बन पाएगा। तो मास्टर जांग उन लोगों से कहते हैं कि चलो ठीक है, जबकि हम सभी लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं, एक दूसरे से इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो चलो फिर ठीक है हम सभी लोग चलते हैं और चल के खाना खाते हैं। तो ये सभी लोग वहाँ से सीधा एक होटल में जाते हैं जो कि बहुत ही महंगा होटल होता है। यहाँ पर हमारा डूजन तो आने के बारे में सोच भी नहीं सकता, तो वो लोग रूम के अंदर चले जाते हैं, टेबल के ऊपर बैठते हैं और कहते हैं ये होटल जो है ये हंटर्स में बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ज्यादा महंगा भी है। महान मिंजी कहते हैं कि मैं भी इस होटल में 1 से 2 बार ही आई हूँ, जबकि मास्टर जांग उसे कहते हैं कि मैं तो अभी सुबह यहाँ पर खाना खाकर गया हूँ। तो यहाँ पर ये लोग बैठकर बहुत सारी ढेर सारी बोरिंग सी बातें करने वाले हैं, तो मैं उन सभी बातों को स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे
मुझे आपको बोर नहीं करना। तो वो वहाँ पर सारी बातें करने के बाद हान मिंजी जो होती है वो हमारी डूजुन की बहन से कहती है, क्या तुम यहाँ पर एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट करवाना चाहती हो? यहाँ पर तुम्हारा फिलहाल के लिए तो टेस्ट नहीं लिया जाएगा, हंटर वैल्यूएशन नहीं की जाएगी, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम लोग जहाँ पर इस जगह के ऊपर तुम्हारी वैल्यूएशन कर सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री में होगा। हान डूजुन से कहता है कि अब इस बात का क्या मतलब है? तो जुनजो से बताती है कि ये लोग यहाँ पर हंटर्स वैल्यूएशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, बड़े हंटर्स को वैल्यूएट किया जाता है हर साल के एंड के ऊपर, उन्हें कार्ड दिया जाता है। इसी तरह हम लोग यहाँ पर इसके एक स्पेशल मशीन की मदद से कोई वैल्यूएट करेंगे, इसके स्टैट्स को देखेंगे। हालांकि तुम्हारा इसके लिए हंटर होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मेथड है। इसी वजह से साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार हंटर एसोसिएशन वाले हंटर वैल्यूएशन करते हैं। अगर तुम्हें बाकी के दिनों में वैल्यूएशन करवाना होती है, तुम्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे देना पड़ते हैं। नहीं, जुनजो की बात सुनने के बाद कहती है, तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, फिर हम लोग ये वाली वैल्यूएशन नहीं करना चाहेंगे। मिस्टर जांग से कहते हैं कि बेटा तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमारी तरफ से होगा, हम तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल फ्री वैल्यूएट करेंगे अगर तुम चाहो तो। वहाँ से जुनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है, तो फिर ठीक है, मुझे वैल्यूएट करें। अब हम लोग अपनी एपिसोड 18 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो एपिसोड 19 के साथ हाजिर। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि मेरी जुनही से बात हो रही होती है कि हंटर वैल्यूएशन टेस्ट के बारे में, प्रीलिमिनरी हंटर वैल्यूएशन। हालांकि ये सभी लोग यहाँ पर डूजुन की पावर्स को देखना चाहते हैं क्योंकि ना डूजुन के ऊपर शक है। तो यहाँ पर स्वर्ड एम्परर जो होता है वो डूजुन से कहता है कि मिस्टर डूजुन, क्यों ना तुम भी यहाँ पर प्रीलिमिनरी वैल्यूएशन टेस्ट ले लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी बहन तो फ्री में टेस्ट करवाने वाली है, तुम भी टेस्ट करवा लो। डूजुन से कहता है कि नहीं शुक्रिया, मैं कोई हंटर तो नहीं हूँ, तो फिर मैं यहाँ पर टेस्ट करवा के क्या करूंगा। मिंजी से कहती है, लेकिन अगर तुम्हारे रिजल्ट अच्छे हुए तो तुम एक हंटर बन सकते हो, इस तरह तुम्हारी जॉब प्रोफेशन चेंज हो जाएगी और उसके बाद तुम बहुत सारे पैसे भी कमा सकते हो। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि नहीं, सब में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जांग और स्वर्ड एम्परर दोनों ही यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, ये करने से तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो वो लोग यहाँ पर इनको कन्विंस कर लेते हैं। यहाँ पर इनको कन्विंस करने के बाद नेक्स्ट सीन में इस जगह का दिखाया जाता है। तो हमारी जुनही को मशीन के अंदर लिटा दिया जाता है, उसकी वैल्यूएशन कंप्लीट करने के बाद बाहर बुलाया जाता है। जब उसकी वैल्यूएशन कंप्लीट होती है तो हान मिंजी उसके रैंक्स को देखने के बाद कहती है, तो अमेजिंग है, इसका रैंक, इसकी फ्यूचर पोटेंशियल तो ए रैंक दिखा रही है। मुझे लगता है कि इसके पास जो वेकेंट स्किल्स होंगे वो भी ए रैंक के ही होने वाले। ये बात सुनने के बाद जुनही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो ए रैंक की हंटर बनने वाली हूँ। तो स्वर्ड एम्परर भी उसे कहता है कि लड़की तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लगता है कि फ्यूचर में तुम्हारी और मेरी बहन ही काफी अच्छी जमेगी। हान मिंजी हमारे डूजुन से कहते हैं कि मिस्टर ली, मुझे लगता है कि फ्यूचर में तुम एक बहुत ही अच्छी जिंदगी गुजारने वाले हो। एक बार तुम्हारी बेटी बड़ी होकर एक हंटर बन जाए, एक बार वो एस रैंक की हंटर बन गई, तो उसके बाद तुम भी इस तरह के होटल्स में आकर खाना खा पाओगे। जुनजो जो होती है वो रिजल्ट सुनने के बाद जुनही से कहती है, तो इसका मतलब यह है कि तुम इतनी बुरी नहीं हो, चलो फिर ठीक है, हम लोग दोस्त बन सकते हैं। तो इस बात से हमारी जुनही बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, हाँ ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो हान मिंजी हमारे डूजुन से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारा डूजुन से कहता है क्या वाकई में मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसी तरफ घूर कर देख रहे होते हैं। डूजुन जो होता है वो जाकर उस मशीन के अंदर लेट जाता है और मशीन के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है जो कि अपनी माना को उसकी बॉडी के अंदर एंटर करके उसको चेक करेगी उसकी स्ट्रेंथ क्या है। डूजुन कहता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, अब मुझे यहाँ पर क्या करूँ, मुझे यहाँ पर इस टेस्ट को नहीं देना क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को मेरे सीक्रेट के बारे में पता चले। डूजुन कहता है कि मुझे ये पता है कि ये मशीन कैसे काम करती है। तो ये लोग यहाँ पर माना की पावर को बाहर से मेरी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे जिससे ये मेरी बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ और इनर स्ट्रेंथ को देख पाएंगे। इन्हें क्या लगता है कि मैं इतनी आसानी से ऐसा होने दूंगा। तो हमारा डूजुन वहीं पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए, अपनी माना पावर्स को यूज करते हुए अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है कि वो जितनी माना पावर होती है वो उसकी बॉडी के अंदर एंटर ना हो सके और ना वो इसके रिजल्ट्स को चेक कर सके। डूजुन जैसे वहाँ पर शील्ड को एक्टिवेट करता है, सारी माना पावर उसके बाहर ही रह जाती है और थोड़ी देर के बाद जब रिजल्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, डूजुन को बाहर आने का कहा जाता है। लेकिन हान मिंजी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होती है और कहती है ऐसा कैसे हुआ, रिजल्ट्स में तो कुछ भी नहीं आया, यहाँ पर तो एक एरर शो हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मशीन मिस्टर ली की वैल्यूएशन नहीं कर पा रही, यानी कि इसको स्कैन करने के बाद इसके कोई भी स्टैट्स नहीं बता पा रही। द स्वर्ड एम्परर से कहता है कि मुझे ये बताओ क्या ऐसा पहले भी कभी हो चुका है, क्या इस मशीन में कोई खराबी तो नहीं है। मिस्टर जांग उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, यहाँ पर इस मशीन के अंदर कोई भी खराबी नहीं हो सकती। द स्वर्ड एम्परर कहते हैं तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर वैल्यूएशन दोबारा कर ले। तो वो उसे कहते हैं कि नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकती। शुनजो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये बंदा इतना ज्यादा कमजोर है कि इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। अब देखा ना आपने, ये बहुत ज्यादा कमजोर है कि मशीन भी इसकी बॉडी के अंदर से कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाई। मिंजी सोच रही होती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जब इस लड़के ने मेरे हाथ से कार्ड लेकर फाड़ा था उस वक्त मुझे महसूस हुआ था कि इसकी बॉडी के अंदर से कितना प्रेशर निकल रहा था। इतना का प्रेशर सिर्फ और सिर्फ एक हंटर वाली बॉडी वाला बंदा ही ऐसा कर सकता है। इस बंदे के पास हंटर वाली बॉडी है तभी इसने प्रेशर को रिलीज किया था। मुझे लगता है कि इसने मशीन के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। तो हान मिंजी आके बढ़ती है और कहती है कि चलो दोबारा करते हैं, चलो इस टेस्ट को दोबारा करते हैं। जांग उसे कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग दोबारा इस लड़के का टेस्ट नहीं ले सकते क्योंकि ये टेस्ट जो होता है ये एक इंसानी दिमाग के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेन डालता है। अगर आप एक हंटर नहीं है तो फिर आपको बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इस वजह से हम लोग एक नॉर्मल इंसान का दोबारा टेस्ट बिल्कुल भी नहीं ले सकते।
तो स्वर्ड एम्परर कहता है कि मैं भी रिजल्ट्स के साथ बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मिस्टर ली, अगर कभी फ्यूचर में तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो प्लीज यहाँ पर दोबारा जरूर आना, हम लोग दोबारा तुम्हें स्कैन करेंगे और तुम्हारी वैल्यूएशन करेंगे। यहाँ पर और बहुत सारी बातें करने के बाद डूजुन उनसे कहता है कि क्या आप हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तुम्हारा डूजुन अपनी युनही को अपने साथ लेकर वहाँ से घर आ जाता है। तो नेक्स्ट दिन कुछ दिनों के बाद का दिखाया जाता है। कुछ दिनों के बाद बॉस को दिखाते हैं कि बॉस रात के वक्त काम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे इस काम को पूरा करना है। युक्सु भी वहीं पर होता है, डूजुन भी वहीं पर होता है। तो युक्सु बॉस से कहता है कि बॉस क्यों ना काम खत्म करने के बाद हम लोग सोना में चले, वहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बॉस यहाँ पर धड़ाधड़ काम कर रही होती है। यहीं पर हमारे डूजुन को घर से कॉल आती है युनही की, क्योंकि हमारा डूजुन जो होता है वो रात के वक्त काम कर रहा था। तो युनही उसकी कॉल करके उसकी वाफिजा फिक्र कर रही होती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वहाँ पर कपड़े लेकर आ जाऊँ, खाना लेकर आ जाऊँ, या फिर तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है, तुम्हें नहाने के लिए किसी चीज की जरूरत है, तुम्हें वो सारी चीजें लेकर आ सकती हूँ। डूजुन उसे कहता है कि नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इस वक्त मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता। रात को अपना ध्यान रखना, अगर मैं बहुत ज्यादा लेट हुआ तो फिर यहीं सो जाऊंगा और नहीं तो आ जाऊंगा। बॉस सामने बैठे उसकी बातें सुन रहे होते हैं। बॉस उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर चाइन से बात कर रहे थे? तुम्हारा डूजुन कहता है नहीं बॉस, ये चाइन तो नहीं थी। तो बॉस उसे कहते हैं कि बस भी करो, तुम यहाँ पर हमसे सच्चाई कितनी देर तक छुपा सकते हो? इस चाइन के साथ चक्कर में और तुम यहाँ पर हमसे ये बात छुपाते हो। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, जबकि युक्सु को तो पता होता है कि वो अपनी बेटी से बात कर रहा था। युक्सु आगे बढ़ता है, चीफ के साथ बात करते हुए टॉपिक को चेंज कर देता है। उसे कहता है कि इनवैंग माउंटेन के ऊपर जो रिफ्ट ओपन हुई थी क्या वो वेरीफाई हो चुकी है? उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि युक्सु तुम्हें पता है ना कि मुझे साल के ये वाले जो महीना होता है ये बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि इस महीने में जितनी भी अकेडमीज हंटर्स अकेडमी वाली सारी की सारी हमारी मैनेजमेंट ब्यूरो के टीम मेंबर्स कहती है कि हम लोग बच्चों की फील्ड ट्रिप करवाएं। नए इंटरेस्ट वाले जितने बच्चे हैं जिन्होंने नई एंट्री ली है उन सभी बच्चों को रैंक की डंजन्स के अंदर भेजा जाता है, जहाँ पर हमारी टीम को हमारे ऑफिशियल्स को भेजा जाता है ताकि हम लोग उनके ऊपर नजर रख सके। डूजुन भी उनकी बातें सुन रहा था। डूजुन कहता है कि अगर वहाँ पर बच्चों की फील्ड ट्रिप होने वाली है तो उसका मतलब यह है कि युनही भी वहाँ पर होगी। क्यों ना मैं युनही को घर जाकर बता दूं कि मैं डंजन के अंदर जाता हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हंटर्स के साथ बात करते हुए उसे पता तो चल ही गया था कि मैं रिफ्ट मैनेजमेंट करता हूँ, यानी मैं रिफ्ट के अंदर जाता हूँ। अगर मैंने उसे बाद में बताया तो फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। नेक्स्ट सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त हमारा डूजुन घर वापस आता है। जैसे वो घर आता है तो युनही जो होती है अभी तक जाग रही होती है और उसे कहती है कि फातिमा तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, जल्दी अपना काम खत्म करके वापस क्यों नहीं आ सकते? डूजुन उसे कहता है अच्छा ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो युनही उसे कहती है फादर मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत ही जल्दी हमारे अकेडमी से एक फील्ड ट्रिप जाने वाली है डंजन के अंदर, लोअर रैंक की डंजन होने वाली है, तो तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है अच्छा ठीक है। उसे कहती है कि वो एक एफ रैंक की रिफ्ट है, क्योंकि पहली बार किसी रिफ्ट के अंदर जाने वाली हूँ तो मैं इस बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसी के साथ युनही यहाँ पर खुद इस टॉपिक को छेड़ देती है। वो उसे कहती है फादर तुमने तो कहा था तुम एक पब्लिक ऑफिस में काम करते हो, लेकिन वहाँ पर हंटर्स तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, वो तुम्हें रिफ्ट मैनेजर कह रहे थे। अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम रिफ्ट्स को मैनेज करते हो? डूजुन उसे कहता है कि मैं रिफ्ट्स के रिलेटेड हर एक काम को मैनेज करता हूँ। तो वो उसे कहती है कि मुझे बस इतना बताओ क्या तुम रिफ्ट्स के अंदर जाते हो या नहीं? डूजुन आगे से खामोश हो जाता है। ये बात सुनने के बाद उसे कहती है तो इसका मतलब यह है कि तुम रिफ्ट्स के अंदर जाते हो? डूजुन उसे कहता है कि हमारा काम ऐसा है कि हमें रिफ्ट्स के अंदर जाकर रिफ्ट्स को मैनेज करना होता है। वो उसे कहता है कि हम लोग रिफ्ट के अंदर अकेले नहीं जाते, बल्कि हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्टेड हंटर होता है, जैसे मिस चाइन है। चाइन मेरे साथ रिफ्ट के अंदर जाती है और वहाँ पर हमें मॉन्स्टर से बचाती है। कॉन्ट्रैक्टेड हंटर का काम ये होता है कि अगर हमारे पर अटैक होता है तो वो हमें बचाता है। तो यहाँ पर कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे भी होते हैं कि हंटर खुद पीछे रह जाता है, जबकि हमें सबसे पहले वहाँ पर डंजन से बाहर निकाला जाता है। सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा जाता है, तो डंजन के अंदर हम लोग बिल्कुल सेफ रहते हैं, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो युनही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं यहाँ पर इस बार में परेशान क्यों नहीं होंगी, तुम डंजन के अंदर जाते हो, तुम्हें पता है कि डंजन कितनी ज्यादा खतरनाक होती हैं, तुम्हें पता है कि हर साल एक डंजन के अंदर कितने ज्यादा हंटर्स मारे जाते हैं। हंटर्स मारे जाते हैं तो फिर तुम्हारे जैसे आम इंसान तो मारे जाएंगे ना। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम चाहती क्या कि मैं डंजन के अंदर ना जाया करूं? युनही से कहती है कि नहीं ऐसा नहीं, अब मैं ये नहीं चाहती कि तुम अपना काम ही छोड़ दो, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम्हें डंजन के अंदर जाना है तो तुम्हें वहाँ पर जाकर स्पेशल ट्रेनिंग करनी होगी, तुम्हें मैं स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगी ताकि तुम डंजन के अंदर जाकर अपना ध्यान रख सको। डूजुन से कहता है कि वाकई में तुम यहाँ पर मुझे ट्रेनिंग दोगी? तो युनही से कह दिया हाँ मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ, क्योंकि मैं फ्यूचर के एक ए रैंक की हंटर बनने वाली हूँ। फिलहाल के लिए मैं इस तरह दिखाई देती हूँ, लेकिन असल में मैं एक हंटर हूँ, इसका मैं तुमसे तो ज्यादा बेहतर ही हूँ। चलो ठीक है मेरे साथ आओ, हर वीकेंड के ऊपर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। हाथ पकड़ती है और उसे कह दिया कि फिलहाल के लिए हम लोग अभी ट्रेनिंग करने के लिए निकलने वाले हैं। तो डूजुन कहता है कि हम लोग अभी निकलने वाले हैं, अभी तो रात हो चुकी है, क्या रात के वक्त ट्रेनिंग करेंगे? वो कहती है मुझे नहीं पता, हम लोग रात के वक्त ही ट्रेनिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 19 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा डूजुन यहाँ पर अपनी पावर्स को युनही से छुपा कर रख पाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। म्यूरियम डीमन के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जुनही रात के वक्त ही अपने डूजुन से कहती है चलो जल्दी से आप बाहर आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ट्रेनिंग देने वाली हूँ और वो इसी वक्त स्टार्ट होने वाली है। डूजुन भी इस बात से काफी हैरान होता है लेकिन उसके साथ साथ बाहर चल देता है। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है। ये दोनों बाहर चले जाते हैं। तो बाहर जाने के बाद जुनही उसे कहती है डैड चलो जल्दी से सबसे पहले अपने स्टैट्स के बारे में मुझे बताओ कि तुम्हारे पास कौन कौन से स्टैट्स है। अपने हंटर स्टैट्स को ओपन करो। तो हमारा डूजुन अपने हंटर स्टैट्स को ओपन करता है। जैसे वो हंटर स्टैट्स को ओपन करता है तो जुनही उसे कहती है कि आप ऊंची आवाज में बोलकर मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या कुछ है। तुम्हारा डूजुन जब अपने स्टैट्स की तरफ देखता है तो उसके पास जितने भी स्टैट्स होते हैं वो सारे ही 999 पे होते हैं, यानी कि पीक बार होते हैं और इससे आगे काउंट नहीं हो सकते। जुनही उसे कहती है क्या हुआ, चलो जल्दी से बताओ ना कि तुम्हारे पास क्या है। तुम्हारा डूजुन उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ। कैरेक्टर का लेवल 1 है, स्ट्रेंथ 10 है, डेक्सट्री 6 है, हेल्थ 9 है, इंटरनल फोर्स 0 है और मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद जुनही उसे कहती है ऐसा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही उसे कहती है कि तुम्हारे पास जो स्टैट्स है ये सारे के सारे स्टैट्स ये मिलकर तो 25 पॉइंट्स बना देते हैं। 25 पॉइंट्स का मतलब यह है कि तुम एक ई रैंक के हंटर बन सकते हो, यानी कि तुम्हारे स्टैट इस वक्त मुझसे भी ज्यादा है। ऐसा कैसे हो गया। जबकि हमारा डूजुन सोच रहा था ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बस ऐसे रैंडमली से कुछ नंबर बताए थे और उसने यहाँ पर सारा हिसाब लगाकर मुझे ई रैंक का हंटर बना दिया है। इसका मतलब यह है कि मैंने अभी भी यहाँ पर स्टैट्स को कुछ ज्यादा हाई बता दिया है। फिर साथ ही जुनही से कहती है कि तुमने यहाँ पर इंटरनल फोर्स के बारे में कहा, इंटरनल फोर्स क्या होती है, मैंने कभी इंटरनल फोर्स के बारे में नहीं सुना। तुम्हारा डूजुन से कहता है कि इंटरनल फोर्स में यहाँ पर माना की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास माना की पावर 0 है। तो जुनही से कहती है कि डैड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी माना की पावर नॉर्मल इंसानों के पास बिल्कुल भी नहीं होती और आपके पास भी नहीं है तो ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन आपके बाकी के सभी स्टैट्स जो वो काफी ज्यादा बढ़िया है, तो इसका मतलब यह है कि आप ट्रेनिंग को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जुनही से कहती है कि डैड मैं तो आपको यहाँ पर जियोम सिखाना चाहती थी, लेकिन जियोम को सीखने के लिए आपके पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए और अब जबकि आपके पास कोई स्किल है ही नहीं तो फिर आप जियोम नहीं सीख सकते। यहाँ पर आपको सबसे सिंपल तरीका सिखाऊंगी माना की पावर को यूज करने का, यानी कि आप यहाँ पर शिक को जियोम तो नहीं सीख सकते लेकिन आप चूल सीख सकते हैं। तो मैं आपको चूल यहाँ पर सिखाने वाली हूँ क्योंकि आप मॉन्स्टर से दूर रहकर उसके ऊपर अटैक कर पाएंगे। चूल सीखना आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। अपने पास से माना गन निकालती है और उसे कहती है डैड इसको माना गन कहते हैं, हम लोग यहाँ पर इस माना गन को यूज करने वाले हैं। जब हम लोग ट्रिगर दबाते हैं तो इसके अंदर से माना निकलेगा, इसी को हम लोग चूल कहेंगे क्योंकि माना को जब इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट करके एक बुलेट की तरह शूट किया जाता है इसी को हम लोग चूल कहते हैं। हालांकि मेरे पास भी ज्यादा माना की पावर नहीं है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको ट्राई करके दिखा सकती हूँ। अपनी गन को सामने की तरफ करती है और कहती है अब डैड अब गौर से देखना यहाँ पर मैं कैसे करती हूँ। तो इसी के साथ वो थोड़ा बहुत माना गैदर करती है तो उसकी पिस्टल के एंड के ऊपर थोड़ा सा माना दिखाई देता है और इसी के साथ ही वहीं पर बस कर देती है क्योंकि इससे ज्यादा वो शूट नहीं कर सकती। कहती है डैड मैं इससे ज्यादा और ज्यादा माना को गैदर नहीं कर सकती क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितना माना होता है हम लोग उतना ही गैदर कर सकते हैं। गन को फिलहाल के लिए हम लोग चार्जिंग कहते हैं जब हम लोग इसके अंदर माना को लोड कर रहे होते हैं। डैड अब आपको यहाँ पर ट्राई करना है, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है, अपनी इनर बॉडी के अंदर से सारी की सारी माना की पावर को गैदर करो और टिप के ऊपर ले आओ। और वो पिस्तौल डूजुन को दे देती है और उसे कहती है कि हालांकि तुम्हारे स्टार्ट विंडो के अंदर लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास 0 माना की पावर है लेकिन फिर भी हर इंसान की बॉडी के अंदर कम से कम इतना माना तो होता ही है कि वो थोड़ा बहुत माना गैदर कर सके। इसी वजह से आप यहाँ पर माना को गैदर कर पाएंगे। मेरी तरह आपको बस कोशिश करके देखनी है। तुम्हारा डूजुन अपने पिस्तौल को पकड़ता है, सामने की तरफ करता है, साथ ही वो सोच रहा होता है यहाँ पर क्या करूँ, क्या मुझे यहाँ पर अपनी माना की पावर को रिलीज करना चाहिए। अगर माना की पावर रिलीज होगी तो जुनही को पता चल जाएगा कि मैं भी एक हंटर हूँ, जबकि जुनही से पीछे से इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है कि तुम्हें कैसे करना है, उसे बता रही होती है कि तुम्हें बस इसी तरह करते जाना है। जबकि हमारा डूजुन सोच रहा था कि अगर मैं बिल्कुल थोड़ी सी माना की पावर यहाँ पर गैदर करता हूँ तो हो सकता है काम चल जाए। बिल्कुल थोड़ी सी माना की पावर को टिप के ऊपर एंड के ऊपर यानी उसको रिलीज करता है। तो ये देखकर जुनही बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। जुनही कहती है डैड तुमने इसे कैसे कर लिया, ये तुम्हारी पहली कोशिश है, तुमने पहली कोशिश में से कैसे कर लिया। डूजुन सोच रहा था क्या मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने यहाँ पर पहली बार में से कर दिया जिसकी वजह से जुनही को मुझ पर शक हो जाएगा। तो जुनही ऐसे कहती है कि डैड मुझे लगता है कि तुम वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो जो तुमने पहली बार में यहाँ पर माना को गैदर कर लिया है। डूजुन से कहता है कि मुझे लगता है कि मैं बस पहली बार में काफी ज्यादा लकी था, अगर मैं यहाँ पर दूसरी बार ट्राई करूंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी बार में यहाँ पर दोबारा माना को गैदर कर पाऊंगा। लेकिन जुनही बेचारी काफी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि मुझे ये सब कुछ करने में पूरा 1 महीना लगा था, 1 महीने के बाद में जाकर कहीं माना की पावर को गैदर कर पाई थी, लेकिन आपने एक ही दिन में कर लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने यहाँ पर पहली बार में माना की पावर को क्यों ना गैदर कर लिया, लेकिन मैं इस फैसले के खिलाफ हूँ, आप एक हंटर नहीं बन सकते। डूजुन से कहता है कि वैसे मैं एक हंटर बनने के बारे में सोच भी नहीं रहा, मेरे पास जो काम है वही ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि काफी देर हो चुकी है, चलो घर वापस चलते हैं और वो लोग वहाँ से घर वापस चले जाते हैं। में अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन हमारा डूजुन अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। युक्सु उसके पास आता है, तो उसके पास आता है तुम्हारा डूजुन वहाँ पर एक फेक सर्टिफिकेट बना रहा होता है बॉडी स्ट्रेंथनिंग के बारे में। ये देखकर उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है ये इलीगल है, अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें यहाँ पर सजा भी हो सकती है। बॉडी स्ट्रेंथनिंग के बारे में इस तरह के फेक रिजल्ट कार्ड नहीं बना सकते। डूजुन उसे कहता
है कि नहीं कुछ भी नहीं होने वाला, तुम बस ऐसी परेशान हो रहे हो। तो युक्सू से कहता है कि नहीं मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, अगर तुम पकड़े गए तो तुम काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हो। मुझे ये तो बताओ कि तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। तुम्हारा डूजून सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ है और वो जुनही को इस बार में नहीं बताना चाहता। तो उसके बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद युक्सू से कहता है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी लाइफ तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी को तो पता चलने ही वाला है, क्योंकि तुम्हारी बेटी इस स्टूडेंट्स की फील्ड ट्रिप में जाने वाली है और वहां पर हम तीनों भी जाने वाले हैं, क्योंकि फैसला हो चुका है, मैं बॉस और तुम हम तीनों वहां पर जाने वाले हैं इस फील्ड ट्रिप को अटेंड करने के लिए। डूजून से कहता है कोई बात नहीं, मैंने पहले से बताया हुआ कि मैं डंजन के अंदर जाता हूँ, अब मैं उससे और ज्यादा ये वाली बात नहीं छुपा सकता, तो हम लोग फील्ड ट्रिप में मिलेंगे वहाँ पर बच्चों की फील्ड ट्रिप में। तो युक्सू से कहता है अच्छा ठीक है चलो अच्छा अच्छी बात है। फिर साथ ही युक्सू से कहता है क्या तुम्हें पता है कि अगले हफ्ते हमारे साथ कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हारा डूजून से कहता है कि अब यहाँ पर अगले हफ्ते क्या होने वाला है। अगले हफ्ते एक कंप्लीट इंस्पेक्शन होने वाली है, जिसके मुताबिक हंटर्स ब्यूरो की तरफ से हमें एक बी रैंक की डंजन मिलेगी। बी रैंक की डंजन को हमें मैप करने का मौका मिलेगा, अगर हमारी वैल्यूएशन अच्छी होगी तभी हमें वो बी रैंक की डंजन मिलने वाली है। चीफ इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अगर चीफ को यहाँ पर जो मौका मिल जाता है, चीफ को यानी कि चीफ की वजह से हमें यहाँ पर बी रैंक की डंजन मिल जाती है, तो फिर चीफ को प्रमोशन मिलेगी। इस वजह से चीफ यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं। तुम्हारा डूजून से कहता है कि अगर हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, वो बी रैंक की डंजन हमें नहीं मिल पाती, तो फिर क्या होगा। युक्सू से कहता है तो इसका मतलब यह है कि फिर हमें अगले एक साल तक फिर से इसी तरह काम करना पड़ेगा, इसी तरह सी रैंक की डंजन के साथ ही काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में डंजन के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर बच्चों की फील्ड ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है, तो वहाँ पर उनका टीचर भी उनके साथ ही होता है। वो सभी बच्चों से कहता है कि तुम सभी लोग फोकस करो, जहाँ पर रहो, तुम्हारे साथ यहाँ पर हंटर्स ब्यूरो की तरफ से कुछ लोगों को भेजा गया है, ये रिफ्ट मैनेजमेंट टीम के लोग हैं और उन लोगों को आकर ग्रीट करो। सियोल सिटी हॉल से आए हुए ये लोग अब तुम्हें यहाँ पर गाइडेंस देंगे। तो इसी के साथ चीफ आगे बढ़ते हैं और उन सभी को हेलो बोलते हैं, फिर साथ ही उन सभी लोगों को वहाँ पर लेक्चर देना स्टार्ट करते हैं। सभी को बताता है कि तुम सभी को यहाँ पर एफ रैंक के डंजन के अंदर भेजा गया है। एफ रैंक के डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं यहाँ यानी यहाँ पर गॉब्लिन मॉन्स्टर्स हैं, और गॉब्लिन मॉन्स्टर्स को हराना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो एफ रैंक के मॉन्स्टर्स है, तुम सभी लोग उनको आसानी से हरा सकते हो, लेकिन फिर भी किसी डंजन के अंदर भी बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, कभी भी किसी डंजन के अंदर मुश्किल हो सकती है, इसी वजह से सोच समझकर आगे बढ़ना। नहीं तो यहाँ पर बड़ी आराम से उसकी बातें सुन रही होती है, जबकि बाकी के सभी लोग बहुत ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। एक तो उनमें से कहता है कि लोगों ने यहाँ पर एक प्रिंसिपल को भेज दिया है, ये यहाँ पर किस तरह के लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। तो चीफ उन लोगों से कहते हैं क्या मुझे बताओ कि तुम में से किसी ने कोई सवाल तो नहीं पूछना। उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं पूछता। युंजो को भी दिखाते हैं कि युंजो कहती है कि अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, क्या हम लोग आगे हंटिंग कर सकते हैं। साथ ही वो हमारे डूजन की तरफ देखकर सोच रही होती है कि ये क्या, ये तो एक नॉर्मल इंसान है, फिर ये नॉर्मल इंसान इस डंजन के अंदर क्या कर रहा है, इस तरह के नॉर्मल इंसानों को डंजन में नहीं आना चाहिए। इसके बाद उन सभी की फील्ड ट्रिप यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। सभी बच्चे जाते हैं, जाकर गोब्लिन्स का शिकार करना स्टार्ट करते हैं। सभी वहाँ पर गोब्लिन्स को बुरी तरह से पीट रहे होते हैं, कुछ तो वहाँ पर गोब्लिन्स को नीचे गिराकर उसके ऊपर पाँव से मार रहे होते हैं, उन सभी को बुरी तरह से मार रहे होते हैं, साथ ही मजे ले रहे होते हैं। चीफ कहते हैं जब भी मैं जितनी बार भी इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आने वाली नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा जालिम होने वाली है। युक्सू से कहता है हाँ बॉस मैं बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूँ, जरा देखो तो सही हमारे आने वाले हंटर्स किस तरह के होने वाले हैं। चीफ से कहते हैं युक्सू तुम्हें क्या लगता है कि इन सभी बच्चों में से जब ये सभी बच्चे हंटर बनकर पास हो जाएंगे तो इनमें से कोई हमारे सियोल सिटी हॉल को ज्वाइन करना चाहेगा। युक्सू से कहता है कि बॉस हम लोग यहाँ पर दुआई कर सकते हैं कि इनमें से कोई हमारे पास आ जाए, क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम देते हैं, इतने कम पैसों में कौन काम करता है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे, तो नेक्स्ट एपिसोड में इस डंजन में भी कुछ अजीब होने वाला है, तो वो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।